Hello and welcome everyone. This is Professor Siddharth Surana. I hope you guys are doing good. और मैं तो हमेशा मस्त ही रहता हूँ. Welcome to episode number 6, revision cum amendments, CA final direct tax, May 21, November 21 exam, हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन. इंग्लिश अलग से रिकॉर्ड होगा ऑब्वियसली. पिछले लेक्चर के अंदर हमने खत्म किया अप टू चैप्टर नंबर 27, दैट इज टीडीएस. वेरी वेरी बिग चैप्टर, बहुत सारा अमेंडमेंट था मगर पूरा हमारा खत्म हो गया. टीडीएस तक हमारा लेक्चर्स खत्म हो गया और अब हम लोग आगे चलेंगे इन दी ऑर्डर ऑफ इंडेक्स. वो कांस्टेंट सिस्टम जो हमने अभी तक अडॉप्ट किया है उसी सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए आगे चलेंगे. हमारे अब तक वॉल्यूम 2 के अंदर 28, 29, 30, 31, 32 5 चैप्टर बाकी है. एंड देन वॉल्यूम 3 के अंदर हम लोग जो आईपीसीसी के हेड्स ऑफ इनकम और क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शंस वगैरह के चैप्टर जो कवर करेंगे. वी विल मूव इन द ऑर्डर ऑफ इंडेक्स अनलेस अगर कभी लग रहा है कि यार टाइम कम है और सेट करना है वैसा कुछ. और एक चीज और मैंने अब तक ध्यान रखी है कि 5 एपिसोड हो गया, ये 6th एपिसोड है. जो इंग्लिश वाला लेक्चर है वो हिंदी वाला लेक्चर है. ड्यूरेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि किसी में कुछ लंबा एग्जाम्पल दिया हिंदी वाले को या कभी इंग्लिश वाले को कुछ बड़ा एग्जाम्पल दे दिया. ड्यूरेशन थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन कंटेंट दोनों का सेम है. ड्यूरेशन के हिसाब से मत जाना प्लीज. ओके, तो अब हम करेंगे इन दी ऑर्डर ऑफ इंडेक्स टीडीएस के बाद में नेक्स्ट चैप्टर. वेरी क्विकली वी हैव आवर चैप्टर कॉल्ड एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स वो टैक्स जो आप भरोगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. एंड लेट्स बी क्लियर, जब हम प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं वैसे तो लास्ट एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट आता है 15 मार्च को, लेकिन 31 मार्च तक अगर आपने कुछ भी पे किया तो वो एडवांस टैक्स होता है. हमको पता है जैसे ही असेसमेंट ईयर शुरू होगा और असेसमेंट ईयर शुरू होने के बाद में आपने कुछ भी पे किया है तो वो होगा आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स. प्रीवियस ईयर, एनीथिंग पेड इन द प्रीवियस ईयर अप टू 31 मार्च, एडवांस टैक्स. तो ये चैप्टर ने बोला है किसको किसको भरना है, कभी कभी भरना है और कितना कितना भरना है. एडवांस टैक्स सबको भरने का, सबको, खाली एक को माफ किया. 3 कंडीशन: रेसिडेंट, सीनियर सिटीजन, नॉट हैविंग बिजनेस. तीनों फुलफिल होना चाहिए. रेसिडेंट, सीनियर सिटीजन, नॉट हैविंग बिजनेस मतलब नॉन रेसिडेंट है तो एडवांस टैक्स भरना है. सीनियर सिटीजन है नहीं है, नॉन सीनियर सिटीजन तो भरना है. सीनियर सिटीजन है लेकिन बिजनेस करते हो तो एडवांस टैक्स भी भरो. द ओनली असेसी इनएलिजिबल और नॉट रिक्वायर्ड, रादर इनएलिजिबल रॉन्ग वर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्सेस रेसिडेंट, सीनियर सिटीजन, नॉट हैविंग बिजनेस. अदरवाइज आपको, मेरे को, सबको एडवांस टैक्स भरना है. लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो, अगर लेस देन 10,000 है तो नहीं पे करना है, सेल्फ असेसमेंट भर दो. मींस इफ इट इज अप टू 9999 देन यू डोंट नीड टू पे एनी एडवांस टैक्स. अगर एग्जैक्ट 10,000 या उससे ज्यादा हुआ तो एग्जैक्ट 10,000 में आपको भरना है. 9999 या उससे कम में आपको नहीं भरना है. मींस एग्जैक्ट एंड इक्वल टू बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. क्योंकि बोलता है सर 10,000 से ज्यादा होगा तो एडवांस टैक्स भरने का रहता है, कम होगा तो नहीं भरना है. तो बता इक्वल टू में क्या होगा? इक्वल टू में भी भरना पड़ेगा. 10,000 और मोर में भरना है. लेकिन ये क्या 10,9999 किस अमाउंट को देखेंगे? फाइनल टैक्स पेबल. आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं देखेंगे. 1 लाख का टैक्स लायबिलिटी है लेकिन 1.5 लाख टीडीएस है. वो लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है लेकिन आपको भरने की क्या जरूरत है? रिफंड होने वाला है. वी हैव टू सी फाइनल पेबल. मतलब लिसन क्या होने वाला है? साल खत्म होगा, साल के एंड पे वी कम टू नो अवर टोटल इनकम, अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेट अवर टोटल टैक्स. उस टोटल टैक्स में से पूरे साल का टीडीएस अगर हमने, हमारा डिडक्ट हुआ है तो टीसीएस अगर हमने पे किया है तो, अगर हमारा कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट बायलैटरल यूनिलैटरल है तो, अगर हमारा कोई मैट एएमटी क्रेडिट है तो, ये सब लेने के बाद में जो फाइनल बचेगा, अगर वो अमाउंट एग्जैक्ट 10 या उससे ज्यादा है, अप टू 9999 नहीं भरना है, एग्जैक्ट 10 या उससे ज्यादा है तो हमको भरना है. तो मित्रों साल खत्म होगा तब पता चलेगा वो अमाउंट कैसा है, कितना है. ड्यूरिंग द ईयर जब वो अलग अलग ड्यू डेट्स, ये जो नीचे दी हुई ड्यू डेट्स आ रही है, तब हमको पता नहीं चलता है कि लास्ट में क्या होगा. हमको लगा कि 10 से कम होने वाला है, लास्ट में ज्यादा निकला, हाई ला पोपट हो गया. अभी लिसन, बहुत क्लियरली बोल देता हूं, एडवांस टैक्स आप एस्टिमेटेड बेसिस पे भरते हो. एक्चुअल में तो वो 10,000 हुआ है कि नहीं हुआ तो साल खत्म होएगा उसके बाद पता चलेगा. इन द ऑन गोइंग ईयर तो कभी आपको पता चलने वाला नहीं है. अगर आपका एस्टिमेट गलत निकला, एडवांस टैक्स भरना था लेकिन आपने नहीं भरा या आपने कम भरा, बिकॉज आप जब भी भरोगे एस्टिमेट के हिसाब से भरोगे, यू आर गोइंग टू बी पेनलाइज्ड फॉर लेस पेमेंट फॉर रॉन्ग एस्टिमेट. उसका एक 234B का इंटरेस्ट, अगर पूरे साल का टोटल में शॉर्टफॉल है तो 234B का
इंटरेस्ट लगता है। और अगर ये कोई इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट में शॉर्टफॉल है तो 234C का इंटरेस्ट लगता है इफ देयर इज शॉर्टफॉल, जो आपको साल के एंड में पता चलेगा। और 234B और C हम लोग अगले चैप्टर के अंदर एनीवेज डिस्कस मतलब रिवाइज करेंगे, रिवीजन लेक्चर है, कोई सम सॉल्व करके आपको बताया जाने वाला नहीं है। तो दो लोगों को नहीं भरना है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग बिजनेस, फाइनल पेएबल 9999 या उससे कम आया तो अगर वो एग्जैक्ट 10,000 आएगा तो आपको भरना पड़ेगा। और ये जो फाइनल पेएबल का कैलकुलेशन कैसे है वो आपने समझ लिया, और आपको ये भी बता दिया एस्टिमेट गलत निकला तो भी इंटरेस्ट लगेगा। व्हाट आर द ड्यू डेट्स, दिस प्रोबेबली आपको पता होना चाहिए। 15 जून 15%, सितंबर तक 45, मेरे बर्थडे के दिन, हाँ मैं एडवांस टैक्स के दिन पैदा हुआ था, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट के दिन 75%, एंड 15 मार्च हुआ तो 100%, 15, 45, 75, 100। लेकिन जो भी एसएससी 44AD का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन या 44ADA का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेता है, ADA, देन उनको सिर्फ लास्ट वाला 15 मार्च वाला, मतलब उनको ये वाला 3 जो इंस्टॉलमेंट है ये 44AD एंड 44ADA वाले को नहीं पे करना है। टोटल का जो शॉर्टफॉल है उसका 234B इंटरेस्ट, तो इनको भी टोटल तो भरना ही है, तो इनका 234B और दूसरे का 234B सेम रहेगा। लेकिन ये जो इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट की शॉर्टफॉल पे 234C कैलकुलेट होता है, बाकी सबके लिए 1 2 3 4 टाइम्स कैलकुलेट होगा, लेकिन 44ADA वाले के लिए खाली लास्ट वाला शॉर्टफॉल होगा, क्योंकि पहला 3 उनको अप्लाई नहीं करता है, उनको भरना ही नहीं है। तो पहले 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर उनका कोई भी 234C आएगा ही नहीं, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अदर देन दैट ऑब्वियसली आपने अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट रहोगे, और ये तो बच्चे को, गवार लोगों को भी मतलब बोलने का जरूरत नहीं, दैट जो भी एडवांस टैक्स भरो, कम भरो चाहे ज्यादा भरो, बाद में तुम्हारी जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी, जैसे टीडीएस का क्रेडिट मिलता है, ये भी एक प्रीपेड टैक्स है, इसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा। ये था आपका चैप्टर एडवांस टैक्स। ऑर्डर ऑफ इंडेक्स में आगे चलेंगे, अगला चैप्टर है हमारा 234ABC। वैसे इस चैप्टर में आपको मैं खाली ये 3 ही कराने वाला हूं। बोले सर ऐसा क्यों भगाएगा? तो पहली बात तो करा नहीं रहा, डिवाइस करा रहा हूं, और दूसरी बात ये हो गया लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न 200 रुपीज पर डे, मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ टीडीएस इन्वॉल्व। लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न दिसंबर तक 5,000, उसके बाद 10,000, लेकिन इनकम अप टू 5 लाख है तो 1,000। एंड 234G फीस, ये जो नया वाला है, जो ट्रस्ट को या कंपनी रिसर्च एसोसिएशन, उनको साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को एक स्टेटमेंट फाइल करना है ताकि डोनर का ऑटोफिल में डिडक्शन आ जाए। अगर उन्होंने स्टेटमेंट नहीं फाइल किया तो ये दोनों का जो रूल पूरा सेम, 200 रुपीज पर डे, यहाँ पे मैक्सिमम टीडीएस इन्वॉल्व एंड मैक्सिमम दी अमाउंट जिसका आपका डिफॉल्ट है, और ये इनकम टैक्स रिटर्न का अपने अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया। तो यहाँ पे भी इस पीडीएफ में वापस आएगा, लेकिन हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर में हमारा फोकस होगा टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर 234A, B एंड C एक एक करके। फर्स्ट इंटरेस्ट 234 जो ए का है वो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो 2 तरीके से हो सकता है, पार्ट ए पार्ट बी। अगर 139(1) का ड्यू डेट मिस किया, जुलाई अक्टूबर अमेंडमेंट है एंड नवंबर, अगर आपने मिस किया तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, वो पार्ट ए में दिया है। और फिर जब आपको 148 या 153A की नोटिस मिलती है, दिस इज रीओपनिंग नोटिस, दिस इज सर्च नोटिस, ये दोनों नोटिस के अंदर आपको बोलता है फाइल फ्रेश आरओआई इवन इफ ऑलरेडी फाइल, और एक टाइम देगा 20 दिन में कर, 15 दिन में कर। अगर आपने उस टाइम में नहीं किया तो वो भी एक डिफॉल्ट है, मतलब यहां पर ड्यू डेट सेक्शन में दी हुई है और यहां पे नोटिस में बोलेगा इतने टाइम के अंदर फाइल कर। अगर आपकी वो डेट मिस होती है देन 234A इंटरेस्ट, बोथ केस पार्ट ए पार्ट बी में लगेगा। प्रिंसिपल टैक्स अमाउंट होगा, इंटरेस्ट का गुड न्यूज थ्रू आउट द चैप्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। व्हाट इज गोइंग टू बी द पीरियड, स्टार्ट डेट जैसे ही आपका डेट मिस हुआ, मतलब इसका ड्यू डेट के अगले दिन से और इसका नोटिस खत्म हुआ उसके अगले दिन से, मतलब अगर इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो जुलाई वाले के लिए 1 अगस्त से, अक्टूबर वाले के लिए 1 नवंबर से, और नवंबर वाले के 1 दिसंबर से, या इसका 20 दिन टाइम मिला तो 21 डे से, जो भी टाइम मिला उसके अगले दिन से चालू हो जाएगा। टिल विच डेट, या तो फाइल कर दे तो बंद हो जाएगा, या ऑर्डर बेस्ट जजमेंट वाला आएगा तो बंद हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डॉक्टर प्रणय रॉय ने बोला था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था डॉक्टर प्रणय रॉय के केस में, अगर तुम पैसा भर दोगे पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो फिर तुमको उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। इफेक्टिवली principal will be your tax amount, interest will be 1% per month or part of a month, start date will be the date immediately after the available time as per section or as per notice, and end will be filing best judgment or payment whichever is earlier. If we talk about 234B, इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट पूरे साल के टोटल एडवांस टैक्स का शॉर्टफॉल, इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट का शॉर्टफॉल वो 234C में है, ये टोटल का शॉर्टफॉल। अगर आपका 90 से कम हुआ, मतलब अगर आपका फाइनल पेएबल 10,000 या उससे ज्यादा है तो ही भरना रहता है। देखो 9999 है तो भरना ही है। अगर आपका फाइनल पेएबल 1 लाख है, उसमें भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग बिजनेस को नहीं भरना। अगर फाइनल पेएबल 1 लाख है और आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपको एडवांस टैक्स भरना।
अगर आपने 90,000 या उससे ज्यादा भरा है, अगर 90 भर दिया तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। अरे मार्जिन एरर एस्टिमेट के हिसाब से बढ़ता है, थोड़ा तो देना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपने 89 भरा तो इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज यू नॉट मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ 90। किस पे? 1 पे नहीं, पूरे 11 पे। सो इफ योर फाइनल पेबल इज 1 लाख, जो आपको साल के एंड में पता चलेगा, 90 भरा है तो नो इंटरेस्ट, 89 भरा है तो 11,000 पे इंटरेस्ट। 90% इज टू डिसाइड येस इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट, येस इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट। 90 हुआ तो नो इंटरेस्ट, नहीं हुआ तो पूरे शॉर्टफॉल के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। एंटायर शॉर्टफॉल 1%। स्टार्ट कब से होगा? देखो कब तक टाइम अवेलेबल है, लॉजिक वही है जो 234A में था। 31 मार्च तक एडवांस टैक्स भरने को अलाउड है ना, तो 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट है। और कब तक? या तो पेमेंट करोगे तो बंद हो जाएगा, ऑर्डर आएगा तो बंद हो जाएगा। ऑर्डर में इंटरेस्ट लिखना पड़ता है, यहां पे रिटर्न से कोई मतलब नहीं। फाइल करो क्या नहीं करो, ये पैसे वाला इंटरेस्ट है, वो रिटर्न वाला था 234 है, ये पैसे वाला है। सो ये पेमेंट और ऑर्डर विच एवर इज earlier. If 90% is paid, no interest. If not paid, then entire shortfall 1% from 1st April of assessment year till payment or order whichever is earlier. Let's talk about part B. जब भी आपका रीअसेसमेंट या सर्च का असेसमेंट होता है, इन दोनों में एक पास्ट ईयर का एक्स्ट्रा टैक्स आइडेंटिफाई होता है, एक टैक्स जो आपने छुपा के रखा था 10, 11, 11, 12, 12, 13 में, आज उसको सर्च करके या रीअसेसमेंट करके निकाला, तो वो एक्स्ट्रा टैक्स पे इतने साल जो आपने मजा लूटा ना, उसका इंटरेस्ट, दैट एक्स्ट्रा टैक्स विल बिकम प्रिंसिपल। 1% पूरे चैप्टर में रेट है। स्टार्ट डेट विल बी 1 अप्रैल ऑफ दैट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, क्योंकि आपको तभी भर देना चाहिए था। आपने तभी से लगाकर अभी तक मजा लूटा है, तभी से लगाकर अभी तक। तो 1 अप्रैल ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से लगाकर आज पेमेंट और ऑर्डर विच एवर इज। वैसे पार्ट ए में भी वही था, 1 अप्रैल ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। स्टार्ट डेट विल बी 1 अप्रैल ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, एंड डेट विल बी पेमेंट और ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। इसमें ऊपर वाले में रेगुलर असेसमेंट होगा, तो यहाँ पे री या फ्रेश असेसमेंट होगा विच एवर इज अर्लियर। रेट तो पूरे में 1% पर मंथ और पार्ट ही है। यहां पे जो प्रिंसिपल था वो एंटायर शॉर्टफॉल था, 89 भरा तो 11,000 जो अपना एग्जांपल था उसमें, और यहां पे प्रिंसिपल जो एक्स्ट्रा टैक्स हमने सर्च में या रीअसेसमेंट में ढूंढा। एंड हियर वी आल्सो हैव अ पार्ट सी। जब आपको वो लोग पकड़ देना, ये पकड़ा रीअसेसमेंट सर्च असेसमेंट, तो ये पार्ट भी लगेगा। लेकिन आप खुद गया तो सर मैंने टैक्स चोरी किया सर, तो यू गो टू सेटलमेंट कमीशन, इंटरेस्ट लगेगा। अगेन यर ऑल्सो यू आर ऑफरिंग एक्स्ट्रा टैक्स, नॉर्मली 10 लाख, सर्च में 50 लाख, तो वो एक्स्ट्रा टैक्स आपका प्रिंसिपल। रेट 1% पर मंथ और पार्ट पूरे चैप्टर में फिक्स हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट का पीरियड क्या होगा? स्टार्ट फिर वही लॉजिक है, 1 अप्रैल ऑफ दैट असेसमेंट। मतलब हम पकड़े चाहे तुम आए, मजा तो तब से कर रहे हो ना, टिल। अभी देखो रूल बोलता है पेमेंट और ऑर्डर अर्लियर, पेमेंट और ऑर्डर अर्लियर। जिसको सेटलमेंट कमीशन का चैप्टर याद है उसको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। फर्स्ट पेमेंट होता है, फिर एप्लीकेशन होता है, फिर ऑर्डर आता है। पेमेंट पहले ही होती है, तो इनको पीरियड को पेमेंट पर बंद करना चाहिए था। ये शाने लोग क्या बोले मालूम है? एप्लीकेशन मतलब पेमेंट होगा, फिर एप्लीकेशन होगा, फिर आपका ऑर्डर आएगा, एप्लीकेशन तक मतलब पेमेंट करने के बाद अगर आपने एप्लीकेशन नहीं किया ना, तो वो वाला पीरियड भी आपके इसमें ऐड होगा। और यहाँ पे तो भाई साहब 1 महीना भी ऐड हो जाता है ना, तो सीधा 10,000 रुपया इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स ही 10 लाख, और सर्च केसेस में तो 50,000 रुपया, क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स 50 लाख होता है। सो दे आर सेइंग एंड डेट विल बी डेट ऑफ application. Extra tax 1% from 1st April of relevant assessment year till the date of application. And then we have section 234 C. हर एक इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट 15, 45, 75, 100 में अगर शॉर्टफॉल हुआ तो कैसे करेंगे? एक एक इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट 15 भरना है, ये भी मार्जिन मिलेगा यहाँ पे भी, क्योंकि आप एस्टिमेटेड बेसिस पे भरते हो। अगर 12 भर दिया तो नो इंटरेस्ट, मींस 1 लाख के एग्जांपल को लेंगे तो 15 जून तक आपको 15,000 भरना था। अगर आपने 12 भरा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने 11 भरा तो पूरे 4,000 पे आएगा। इफ देयर इज शॉर्टफॉल, एंटायर शॉर्टफॉल विल बी सब्जेक्टेड, मींस वी गिव यू 12 तक अलाउड, 15 भरना है लेकिन 12 तक अलाउड। 11 भरा मींस 4,000 का शॉर्टफॉल, 1%। और सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट 234C, यहाँ पे पीरियड फिक्स है 3 महीने, शॉर्टफॉल 1% 3 मंथ। कम टू सितंबर 45 भरना है, 36 तक का मार्जिन है, 36 भरा नो इंटरेस्ट, 35 भरा तो पूरे 10,000 के ऊपर आएगा, शॉर्टफॉल 1% 3 मंथ। बट ये खाली पहले 2 इंस्टॉलमेंट में फैसिलिटी मिलता है, 15 की जगह पे 12, 45 की जगह पे 36, तीसरे इंस्टॉलमेंट में 75 भरना था। अगर 1 रुपया भी शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल 1% 3 मंथ्स। एंड चौथे इंस्टॉलमेंट में भी 100% भरना है, 1 रुपया भी अगर शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल 1% दिस टाइम 1 मंथ, क्योंकि अभी मार्च में खाली 16 दिन बचा था। मींस 234C का ओरली अगर कैलकुलेशन बोलेगा 4 इंस्टॉलमेंट, हर एक का शॉर्टफॉल फाइंड आउट कर, वो प्रिंसिपल बनेगा शॉर्टफॉल 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 शॉर्टफॉल। रेट 1%, 1%, 1%, 1%, पीरियड 3, 3, 3, 1, शॉर्टफॉल 1% 3, शॉर्टफॉल 1% 3, शॉर्टफॉल 1% 3, शॉर्टफॉल 1% 1। ये तेरा
234C का इंटरेस्ट होगा। और उसमें पहले दो वाले इंस्टॉलमेंट में याद रखना 15 की जगह पे 12 भर देगा तो आएगा ही नहीं, आएगा तो पूरे शॉर्टफॉल पे, नहीं तो आएगा ही। एंड 45 की जगह पे 36 भर देगा तो भी नहीं आएगा, समझा क्या? लेकिन जो लोग 44 एडीए लेते हैं उनको तो पहला तीन तो अप्लाई नहीं करता है ना, 15, 45, 75, तो इनका खाली जो लास्ट और कैलकुलेशन सेम रहेगा, शॉर्टफॉल 1% 1। तो देखो 234 भी तो पूरे साल का दोनों को अप्लाई करेगा, सबका कैलकुलेशन सेम है। 234C का भी इनका कैलकुलेशन सेम है, मगर पहला तीन अप्लाई नहीं करता है तो उसका हमेशा 000। जो लास्ट वाला है शॉर्टफॉल 1% 1, वो लाइक एनीबडी एल्स, तो कैलकुलेशन सेम है, खाली इनको पहला तीन अप्लाई नहीं करेगा। देन यू विल गेट वेवर 234C का अगर कैपिटल गेन है, कैजुअल विनिंग है, पहली बार पीजीबीपी है, ये निकाल सकते हो आप, क्योंकि अभी बीबीडी नॉट एप्लीकेबल, एवरी डिविडेंड इज टैक्सेबल। ये इनकम कमाने के पहले अगर कोई इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया है तो उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर 234C नहीं लगेगा। इफ बिफोर अर्निंग एनी इंस्टॉलमेंट इज ओवर तो दैट पर्टिकुलर टैक्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन। फिर आप सीसीआईटी के पास जाके इनका वेवर लेके आ सकते हो, दैट इज ऑल्सो फैसिलिटी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस दैट दे हैव प्रिस्क्राइब्ड आउट ईयर। जो आपका टीडीएस रिटर्न का फीस है, इनकम टैक्स का फीस है, और ये भले अमेंडमेंट है लेकिन ऑलरेडी पेनल्टी में भी डिस्कस किया, एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस। रिसर्च एसोसिएशन को स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो 200 रुपीज पर डे मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इनवर्ड। अगर आपको डिमांड नोटिस मिला और आपने 30 डेज के अंदर अंदर पैसा नहीं भरा, एक और इंटरेस्ट है, तो आप बनेगा असेसी इन डिफॉल्ट। और जैसे ही आप असेसी इन डिफॉल्ट बनेगा तो फ्रॉम द 31st डे 1% पर मंथ और पार्ट, जब तक आप पैसा नहीं भरते। सो डिमांड नोटिस मिला, 30 डेज का टाइम मिला, जो भी आपने भर दिया उसको माइनस कर, 31st डे जो भी तेरा आउटस्टैंडिंग है वो प्रिंसिपल 1%, 31st डे से लगाकर जब तक तू पैसा नहीं भरेगा तब तक तेरे को इंटरेस्ट लगेगा, प्लस तेरे को 100% पेनल्टी भी लगेगा। दैट वाज अवर चैप्टर इंटरेस्ट। चलिए आगे चलेंगे। ऑर्डर ऑफ इंडेक्स, चैप्टर नंबर हमारा ये है आई थिंक 30 है, चैप्टर नंबर 30, क्योंकि 31 रिकवरी और आपका 32 ट्रांसफर प्राइसिंग, वॉल्यूम 2 हमारा खत्म हो जाएगा। वेरी इजी चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर। कभी मिलेगा रिफंड? सबको बांटते फिरेगा? नहीं, जिसका भी टैक्सेस पेड मतलब एडवांस टैक्स टीडीएस वो सब ज्यादा है उसको रिफंड मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसने भरा उसको मिलेगा, लेकिन दो केसेस। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी है या अगर आपके केस में क्लबिंग हुआ है तो ये दो केसेस में रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, जैसे लिक्विडेटर या वो हो गया, एंड क्लबिंग के केस में द पर्सन हु ऑफर्ड द इनकम टू टैक्स, मतलब माइनर चाइल्ड का टीडीएस कटर एफडी इंटरेस्ट पे, एफडी इंटरेस्ट टैक्सेबल फॉर पेरेंट, तो पेरेंट ने अगर इनकम ऑफर टू टैक्स किया तो टीडीएस का रिफंड भी उसका पेरेंट को ही मिलेगा। इन केस ऑफ क्लबिंग द पर्सन हु ऑफर्ड द इनकम टू टैक्स, इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द रिप्रेजेंटेटिव विल गेट, एंड इन ऑल अदर केसेस जिस असेसी ने टैक्स जो भरेगा उसको ही मिलेगा ना। ऑब्वियसली मैं अगर एडवांस टैक्स भरेगा तो क्या नेबर की वाइफ को रिफंड मिलेगा? क्या, कितना ही प्यार होने दो, लेकिन नेबर की वाइफ को नहीं मिल सकता, जो भरेगा उसको मिलेगा, एक्सेप्ट दिस टू। सेक्शन 239 ऐसा रिफंड है ना, मांगना पड़ता है। बोले सर मतलब आपको क्या लगता है असेसिंग ऑफिसर एक टेम्पो में पैसा भर के गली गली घूमेगा? रिफंड बोलो, रिफंड बोलो, रिफंड बोलो, रिफंड बोलो, रिफंड ले लो रे, मांगना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्लेम योर रिफंड। एंड हाउ विल वी क्लेम अवर रिफंड? पहले दो तरीका था, एक फॉर्म भर सकते थे या रिटर्न भर सकते थे, अभी एक ही तरीका है। यू कैन गेट योर रिफंड ओनली बाय फाइलिंग आरओआई। फाइलिंग ऑफ आरओआई इज द ओनली वे टू गेट योर रिफंड। लेकिन अगर आप अपील जीते हो तो मांगने की जरूरत नहीं, उसको खुद को देना पड़ेगा। इफ यू हैव वन एन अपील देन आपको वो खुद बिना मांगे, वैसे भी हम अपील जीते तो हायर अथॉरिटी का ऑर्डर है, ही हैज टू गिव। बस दो बातें याद रखना, इफ द ओरिजिनल ऑर्डर इज सेट असाइड तो फ्रेश असेसमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर आप अपील जीते भी हो तो खाली एक्स्ट्रा टैक्स जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका रिफंड मिलेगा, जो अनडिस्प्यूटेड आपने मान लिया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट शैली प्रोडक्ट्स 241A ने ऐसा बोला है कि अगर इंटीमेशन कर रहा है और उसको पता है कि वो स्क्रूटिनी करने वाला तो फिर वो इंटीमेशन आपको देगा लेकिन रिफंड रोक देगा। He can issue intimation without paying you money. When I am sure that I have to do scrutiny, then why I should give you money? Intimation भेजना कंपलसरी है, क्योंकि इंटीमेशन और ऑर्डर के बीच के डिफरेंस के ऊपर पेनल्टी लगता है। इंटीमेशन कंपलसरी, लेकिन पैसा देना कंपलसरी नहीं, पैसा रोक लूंगा। 242 बोलता है कि ये चैप्टर से तुम्हारा लायबिलिटी कम या ज्यादा नहीं होगा। लायबिलिटी एज पर असेसमेंट अपील रिवीजन, ये खाली अगर एक्स्ट्रा भरा है तो मांगने का चैप्टर, इसमें कोई लायबिलिटी डिसाइड नहीं होती है। जो भी आपको रिफंड मिलेगा दैट रिफंड विल बी विद इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन रिफंड? जब इंटरेस्ट ऑन रिफंड बोल रहे तो प्रिंसिपल मतलब रिफंड होगी। इंटरेस्ट का रेट विल बी 0.5% पर मंथ और पार्ट। कैसा शाना लोग, जब वो लोग तुमसे इंटरेस्ट लेता है दे वांट 1% पर मंथ और पार्ट, और जब उनको तुमको देना है दे विल गिव यू ओनली 0.5% पर मंथ और पार्ट। सो रिफंड 0.5% पर मंथ और पार्ट। सर कब से चालू होगा? इसके लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इफ योर रिफंड इज ड्यू टू एडवांस टैक्स टीडीएस, ये हम लोग प्रीवियस ईयर में भरते हैं,
तो इसका स्टार्ट डेट अलग है। एंड इफ योर रिफंड इज ड्यू टू सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो ये तो बाद में भरते हैं आफ्टर प्रीवियस ईयर, इसका स्टार्ट डेट अलग है। एडवांस टैक्स टीडीएस प्रीवियस ईयर में एक एक दिन का रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे, तो हम लोग 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से चालू करेंगे और इसका पेमेंट से चालू करते थे। और जेटली जी ने अपने टाइम में दोनों में अमेंडमेंट लाया, बोला तुम अगर रिटर्न टाइम पे फाइल करोगे तो 1 अप्रैल, बिलेटेड फाइल करोगे तो फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। और यहां पे बोला पेमेंट और रिटर्न विच एवर इज लेटर, मीन्स फॉर refund arising due to advance tax and TDS, interest will arise from which date? If the return is filed on time, then from 1st April of AY, otherwise from the date of filing. And if it is arising due to self-assessment tax, तो कब से interest मिलेगा? Payment or return whichever is later. End date वापस same है, date of granting refund. मतलब principal is the refund amount, वो दोनों केस में सेम है। Rate will be 0.5%, वो दोनों केस में सेम है। Start date खाली अलग है, यहां पे टाइम पे फाइल किया तो 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, लेट फाइल किया तो डेट ऑफ फाइलिंग। यहां पे पेमेंट और रिटर्न विच एवर इज लेटर, एंड डेट विल बी डेट ऑफ ग्रांटिंग रिफंड। एंड देन वी हैव सम जनरल पॉइंट्स टू बी नोटेड। अगर आपका रिफंड लेस देन 10% है तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा ना सर, हम भी तो आपको 90% अलाउ करते हैं, फिर 10% का शॉर्टफॉल होता है तो हम भी तो 234 भी नहीं लेते हैं। लॉजिक से बड़ा कुछ नहीं है। तुमको प्रोविजन कोई भी बोल देगा, तुमको लॉजिक कौन बताएगा? ये तो तुम रिवीजन लेक्चर मेरा अटेंड कर रहे हो। किसी दिन आओ, कभी फुल कोर्स में आओ, कभी हवेली पे, तुमको पता चलेगा कि इनकम टैक्स का एक एक प्रोविजन क्यों बना है। यू विल नॉट जस्ट बी अ स्टूडेंट, यू कैन बिकम अ टीचर एक्चुअली। हाँ आओ कभी हवेली पे। सो 10% वो लोग भी आपसे नहीं लेते हैं तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। देन सर्टेन जनरल पॉइंट्स ओरली बता देता हूं। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन प्रिंसिपल दे दिया और इंटरेस्ट रोक दिया तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र दोषी, देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, द इंटरेस्ट विल टेक द कैरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो। जब इंटरेस्ट भरते हैं ना 234 एबीसी तो हमको डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन जब हमको इंटरेस्ट मिलता है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एनी डिले एट्रीब्यूटेबल टू द असेसी, उसका आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो दीज आर सम जनरल पॉइंट्स। सेक्शन 245 बोलता है अगर आपका पहले का कोई पेएबल अमाउंट बाकी आपने भरा नहीं और आज आपका रिफंड आ रहा है तो आपका एओ आपका रिफंड अटका सकता है। ही कैन एडजस्ट योर करंट ईयर रिफंड अगेंस्ट योर पास्ट ड्यू। लेकिन हम नहीं कर सकते, सर मेरा पहले का रिफंड बाकी है तो इस साल में टैक्स नहीं भरूं, चलेगा? आपका नहीं चलेगा, वो कर सकता है, वो आपका अभी का रिफंड रोक सकता है अगर पास्ट आउटस्टैंडिंग है तो। आप करंट ईयर का पेमेंट नहीं रोक सकते हो क्योंकि पास्ट रिफंड बाकी, आप नहीं कर सकते, खाली वो कर सकते हैं। एंड लास्टली, किसी एओ ने आपको ज्यादा रिफंड दे दिया, इंटीमेशन किया, रिफंड दे दिया, फिर पता चला स्क्रूटिनी में कि रिफंड कम था, तो यू हैव टू रिटर्न द मनी, वो तो कोई बात ही नहीं है, विथ इंटरेस्ट। एंड दैट एक्सेस रिफंड यू हैव टेकन विल बी रिफंडेड, गिवन बैक विद इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल तो वो एक्सेस रिफंड होगा। रेट पहली बार वो लोग आपसे 0.5% ले रहे हैं, वो हमेशा 1 लेते हैं, आपको देते हाफ है, यहां पे वो लोग आपसे हाफ लेंगे। क्यों? देखो बहुत सिंपल, लॉजिक से बड़ा कुछ नहीं। लॉजिक क्या है? लॉजिक you'll get to know here. What is the logic here? 0.5% पर मंथ और पार्ट, इसलिए बहुत सिंपल लॉजिक है। एक तो एओ का भी गलती था, तो थोड़ा तेरा गलती थोड़ा मेरा गलती, तो बीच में सेटल करेंगे, तो इसलिए। या ये नहीं समझना है, आपने रिफंड लिया वो आप वापस दे रहे हो, तो जो रिफंड आपने लिया उस पर किस रेट पे इंटरेस्ट मिला आपको हाफ मिला ना, तो आप भरेगा भी हाफ। समझा लॉजिक? सो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड कैसे कैलकुलेट होगा? एक्सेस रिफंड वापस दो विथ 0.5%। इंटरेस्ट स्टार्ट कब से होगा? जब से आपने रिफंड लिया, डेट ऑफ ग्रांटिंग रिफंड। और एंड कभी होगा? पैसा भरोगे उस दिन नहीं, ऑर्डर वाले दिन को हमको इंटरेस्ट को स्टॉप करना पड़ेगा, टिल द डेट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम ग्रांटिंग रिफंड टिल ऑर्डर। सर फिर ऑर्डर आ गया और मैं पैसा नहीं भरा, तो सुन, ऑर्डर के साथ डिमांड नोटिस आता है, 30 दिन मिलता है, नहीं भरा तो मैक्सिमम 30 दिन के बाद तो वापस चालू हो जाएगा, बट डिमांड नोटिस वाला इंटरेस्ट तो जब तक पैसा नहीं भरते हो तब तक चलेगा। सो मैक्सिमम असेसी को 30 दिन मिलता है, उसमें नहीं भरेगा तो एनीवे बाद में उसको भरना ही। अरे समझा क्या? So excess refund 0.5% from date of granting till date of order, that is going to be interest on excess refund. चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, ऑर्डर ऑफ इंडेक्स, रिकवरी प्रोसीडिंग। टैक्स तो डिसाइड हो गया लेकिन पैसा भरता ही नहीं है, तो क्या? तो हम तेरे इधर भेजेगा वसूली भाई, टीआर। वसूली भाई जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलने। वसूली भाई, सर्टिफिकेट ऑफ टीआरओ विल बी मेड and he will come and do all the recovery from, he can take away your movable property, he can take away your immovable property। अगर आप एकदम भूखा नंगा निकला तो आपको लेके जाएगा, पावर टू अरेस्ट एंड ऑक्शन करेगा। ओके, ये 3 एब्सोल्युटली यूजलेस सेक्शन है, इग्नोर करो। ज्यूरिसडिक्शन, वैलिडिटी, स्टेप वैसे तो यूजलेस है, खाली आपको इतना पता होना चाहिए।
क्योंकि टीआरओ के पास पावर है आपको स्टे देने का, इसलिए सीआईटी अपील्स को भी पावर मिलेगा आपको स्टे देने का. इफ टीआरओ कैन ग्रांट स्टे देन ऑब्वियसली सीआईटी अपील्स कैन आल्सो ग्रांट स्टे. अदर मोड्स, एक तरीका क्या है आपसे रिकवरी करने का, आपके घर पे टीआरओ भेजो. सर और कोई तरीका है? यस सर, बिल्कुल है. सर कैसे? आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है, योर डेटर. सो इफ यू आर द डिफॉल्टिंग असेसी, आपके इधर टीआरओ आएगा. ऑप्शन 2, आपके बॉस के पास, दैट इज यू आर गोइंग टू गेट सैलरी, उसको बोलेगा, थर्ड पार्टी को अप्रोच करेगा. या कोई और इनकम मिलने वाली है, या एनीबॉडी होल्डिंग एसेट, एनी पर्सन पेइंग सैलरी टू डिफॉल्टिंग असेसी, एनी अदर इनकम टू डिफॉल्टिंग असेसी, और होल्डिंग एनी एसेट ऑफ डिफॉल्टिंग असेसी. हम उस थर्ड पार्टी को बोलेगा, मित्रों हमारे साथ कोऑपरेट करो ना, हमको देने का रिक्वेस्ट. अगर उसने इनकम टैक्स के साथ कोऑपरेट किया, मींस उसने पैसा किसको दिया? इनकम टैक्स को, तो यू विल बी एब्सॉल्व टुवर्ड्स डिफॉल्टिंग असेसी. डिफॉल्टिंग असेसी तुमको केस करके तुम्हारे से पैसा नहीं मांग सकते. और अगर तुमने नहीं दिया, यू विल बी पर्सनली लायबल, यू विल बिकम असेसी इन डिफॉल्ट, और तुम्हारे अगेंस्ट रिकवरी होगा. हाँ, लेकिन 222 वाला होगा, मतलब तुम्हारे डेटर्स के पास जाके फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी ऐसा चेन नहीं बनाएगा. तो डिफॉल्टिंग असेसी का पैसा थर्ड पार्टी से मांग सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने नहीं भरा तो वो पर्सनली लायबल होगा, असेसी इन डिफॉल्ट होगा. तो फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी से नहीं जा सकते. ओके. और अगर थर्ड पार्टी ने झूठ बोल दिया कि सर मेरा तो ऐसा कुछ लेना देना है ही नहीं, सच बोला तो नो प्रॉब्लम, झूठ बोला तो अगेन यू विल बी पर्सनली लायबल. इस रिकवरी के लिए वी कैन टेक हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वी कैन टेक हेल्प ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, अगर हमारा डीटीडब्ल्यू या टीआईए है तो. जैसे टैक्स रिकवर हो रहा है, सेम मैनर में इंटरेस्ट और पेनल्टी भी रिकवर होगा. इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और तुम इंडिया में आए हो फॉर इनकम अर्निंग, मतलब विजिट वालों के लिए अप्लाई नहीं करता है, इंडिया में रहने वालों के लिए अप्लाई नहीं करता है. पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कमिंग टू इंडिया फॉर अर्निंग, तो जाने के पहले तुमको चाहिए आईपीसीसी नहीं रहे, अभी वो खत्म हो गया, आईटीसीसी, इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट. पर्सन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर अर्निंग, जाने के पहले आईटीसीसी, तो ही तुमको जाने मिलेगा, नहीं तो बोलेगा साइड में खड़ा रहो और भारत माता की जय बोलो, तुमको जाने नहीं मिलेगा. इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्या 2 कंडीशन है? बाहर से आया, इनकम अर्न करने के लिए आया. यहां से जाने वालों के लिए आईटीसीसी एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन इफ यू आर इन्वॉल्व इन सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, और आपके अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम्स के केसेस चल रहे, तो फिर शायद आपके साथ भी इंसिस्ट किया जाएगा. अदरवाइज दिस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर पीपल हु आर डोमिसाइल्ड आउटसाइड इंडिया एंड कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग. ओके. एंड लास्टली, अगर इनकम टैक्स वाले ने कुछ भी रिकवरी कर लिया तो पूरा पैसा उसको नहीं मिलेगा. इफ देयर इज गवर्नमेंट ड्यूज अंडर अदर लॉ, तो शेयर करेंगे, थोड़ा तुम थोड़ा मैं, प्रपोर्शनेट. इनकम टैक्स वाले का, कस्टम वाले का, जीएसटी वाले का जितना भी ड्यूज है, कोई भी रिकवर करे, हम लोग उसको प्रपोर्शनेटली शेयर करेंगे. दैट्स अवर 232 एंड दैट्स अवर चैप्टर कॉल्ड रिकवरी प्रोसीडिंग्स. चलिए लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग. कोई जरूरत नहीं इसकी इंपॉर्टेंस बोलने की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. न्यू कोर्स के अंदर इंटरनेशनल टैक्स 30 मार्क्स का है, इलेक्टिव पेपर है, दोनों के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और गुड न्यूज ये है कि एवरी वर्ड ईयर पेपर 7 पेपर 6 में सेम है. सो वॉट एवर ट्रांसफर प्राइसिंग वी विल बी रिवाइजिंग ईयर विल बी हेल्पिंग यू इन बोथ. ऑब्वियसली रिविजन लेक्चर है तो जल्दी जल्दी बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग क्लास में पढ़ते हैं अबाउट द मेन सेक्शन 92. बोलता है एनी इनकम और एक्सपेंस, बिकॉज मैनिपुलेशन दोनों में हो सकता है, आउट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग भी कवर्ड है, दोनों में हो सकता है. बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस शैल बी कंप्यूटेड एट आर्म्स लेंथ प्राइस. इनकम और एक्सपेंस डोमेस्टिक और फॉरेन, एसोसिएटेड एंटरप्राइज एट आर्म्स लेंथ प्राइस वी विल हैव टू डू दैट. तो हम लोग सबसे पहले क्लास के अंदर कुछ जनरल पॉइंट्स करते हैं, अबाउट 10-12 पॉइंट्स वी स्टडी, और वो खत्म होने के बाद में हम लोग करते हैं वो 3 मीनिंग. क्लास की क्रोनोलॉजी याद दिलाता हूं. फर्स्ट वी डू अबाउट 10-12 पॉइंट्स, देन हम 3 चीज का मीनिंग पढ़ते हैं, एसोसिएटेड, इंटरनेशनल, स्पेसिफाइड, डोमेस्टिक. तीनों मीनिंग फालतू है लेकिन पढ़ते हैं. एंड देन वी गो टू कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस. उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे. पहले बात करते हैं जनरल पॉइंट्स. ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से इनकम ऑफ वन एंटरप्राइज इंक्रीजेस, तो इनकम ऑफ द अदर एंटरप्राइज विल रिमेन अनचेंज. एक का सेल्स बढ़ाएगा तो दूसरे का परचेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा. जो ट्रांसफर प्राइसिंग की एडिशन है उसके सामने आप 10AA चैप्टर 6 से ऐसा कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते. माइंड यू ओनली अगेंस्ट द एडिशन, ओरिजिनल अमाउंट के सामने आपको लेना अलाउड है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग व्हेन इनकम ऑफ वन एंटरप्राइज इंक्रीजेस, वो ये तो पहला वाला था. ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग इफ द टोटल इनकम इज रिड्यूसिंग देन ट्रांसफर प्राइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल. पहला 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का इनकम कम नहीं होगा, अनचेंज रहेगा. फ्रॉम द एडिशन यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन, ओरिजिनल के सामने मिलेगा. एंड थर्ड, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से टैक्स कम हो रहा है तो ट्रांसफर प्राइसिंग नॉट एप्लीकेबल. इसके अलावा भी डू अदर जनरल पॉइंट्स. 92D बोलता है मेंटेन डेटा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, नॉन मेंटेनेंस 2% पेनल्टी, नॉन फर्निशिंग 2% पेनल्टी. 92E बोलता है सबमिट फॉर्म 3C EBCA का रिपोर्ट, फेलियर विल अप्लाई 1 लाख फ्लैट पेनल्टी. जैसे वैल्यूएशन ऑफिसर होता है वैसे ही आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूटेशन के लिए वी कैन हैव ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर
ऑल्सो. देन यू कैन गो फॉर सेफ हार्बर रूल्स ऑल्सो. ईयर वैसे सेफ हार्बर रूल्स रिसेंटली वापस नोटिफाई हुआ है. अगर वो लोग आरटीपी के अंदर सर्कुलर डालेंगे तो हमको पढ़ना है, अदरवाइज हमको नहीं पढ़ना है. वी विल सी व्हेन बाय द टाइम द आरटीपी रिलीजेस व्हाट इज द स्टेटस. देन 92 सीसी एंड सीडी के अंदर बोला यू कैन गो फॉर समथिंग कॉल्ड एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट सिमिलर टू एआर. अगर आपको लिटिगेशन नहीं चाहिए तो एसएससी और गवर्नमेंट पहले से अग्रीमेंट कर सकते हैं. अप्रूव बाय द गवर्नमेंट पहले से अग्रीमेंट होगा टू डिटरमाइन आर्म्स लेंथ प्राइस एंड एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू द एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट. करंट ईयर प्लस फ्यूचर के 4 साल, इनफैक्ट पास्ट के 4 साल भी ये एपीए अप्लाई करेगा. करंट ईयर फ्यूचर 4 प्लस पास्ट 4 प्रोवाइडेड द लॉ एंड द फैक्ट्स रिमेन सेम. उसमें भी अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन पकड़ा गया तो एपीए विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड एब इनिशियो. अगर आपका कोई रिटर्न या ऑर्डर ऑलरेडी हो गया, रिटर्न फाइल हो गया या ऑर्डर पास हो गया, तो रिटर्न विल बी रिवाइज्ड and order will be rectified. Everything will be done according to APA. Arm's length price will be computed according to APA and this will eliminate litigation. फिर इसी चैप्टर के अंदर I discuss with you concept of NJA, नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया. जब भी कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिक्लेयर दैट टेरिटरी एज नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया. सर इसका इंपैक्ट क्या होगा? एनी एसएससी इन एनजेए विल बी कंपल्सरीली हेल्ड एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज, क्योंकि हमको उसकी ओनरशिप के बारे में पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो एसोसिएटेड कंपल्सरी होगा. अगर आप वहां पे कोई एक्सपेंस करते हो, एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड प्रोवाइडेड. अगर आप परमिशन टू क्वेश्चन, हमको परमिशन देते हो क्वेश्चन करने का, तो अलाउड, अदरवाइज एक्सपेंस इन एनजेए इज गोइंग टू बी डिसअलाउड. और अगर आप परमिशन देते भी हो तो भी मिनिमम 30% आपको टीडीएस काटना है. एनी रिसीट फ्रॉम एनजेए विल बी टैक्सेबल इन इनकम, चाहे वो कैपिटल रिसीट हो, लोन हो, तो भी रिसीट विल बी टैक्सेबल इनकम. और एक वो साइप्रस को नोटिफाई किया था, बाद में उसको भी डिलीट कर दिया. वो 94 एक का कॉन्सेप्ट वी स्टडी यार. फिर 92 सीई सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी हम करते हैं. ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से जो भी आपकी इनकम में एडिशन हो रहा है, दैट एडिशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड प्राइमरी एडजस्टमेंट इन एनटीटीआई. अगर आपकी इनकम में ऐड हो रहा है तो अब सेम चीज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी दिखा के सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है. नॉर्मली हम लोग पीडीएफ क्लास में तो यूज करते नहीं है. एनी पर्सन हु हैज टू रिफर टू पीडीएफ टू टीच, मतलब वो टीचर है ही नहीं, वो खाली ट्रांसलेटर है. जिसको बुक खोल के पढ़ाना पड़ता है वो टीचर ही नहीं है. मैं आपको सबको पता है, स्पेशली दोज हु हैव टेकन माय फुल कोर्स, मेरे को इनकम टैक्स एक्ट पूरा का पूरा लर्न है और मैं टेक्स्ट बुक को हाथ भी नहीं लगाता हूं इन फुल कोर्स लेक्चर्स, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता है. मैं हर एक चीज लिख के कराता हूं. वी स्टिल डिस्कस ऑल द लॉजिक एंड एवरीथिंग इन डिटेल, पूरा का पूरा डिटेल के अंदर लिख के कराता हूं. लेकिन ये क्योंकि रिवीजन लेक्चर है, हमको टाइम का ध्यान रखना है, इसलिए हम लोग पीडीएफ खोलते, जो चीज पीडीएफ से दिखानी हो आपको दिखा देता हूं. सेकेंडरी एडजस्टमेंट, अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से इंक्रीज हुआ है तो इनकम, वो प्राइमरी एडजस्टमेंट आपको बुक्स में भी दिखाना पड़ेगा. सेकेंडरी एडजस्टमेंट खाली अपनी बुक्स चेंज करके चलेगा नहीं, यू हैव टू चेंज द बुक्स ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज. नॉनसेंस है, कमी होने वाला नहीं. और आपको वो उससे रिपेट्रिएट करके लेना भी है. और अगर आपने रिपेट्रिएट नहीं कराया तो दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज लोन गिवन और आपके हैंड्स में डीम्ड इंटरेस्ट, नोशनल इंटरेस्ट आपके इनकम के अंदर ऐड होगा ऑन दैट सेकेंडरी एडजस्टमेंट. क्या रेट के ऊपर? अगर आपका इंडियन रुपीज में ट्रांसेक्शन है तो आपको एनुअल रेट ऑफ एसबीआई लेना है ऑन 1 अप्रैल प्लस 3.25. 4 चीज देखिए, एसबीआई का रेट, एनुअल रेट 1 अप्रैल का, और उसमें 3.25 ऐड करेंगे, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इफ इट इज इंडियन रुपीज. और अगर फॉरेक्स में होगा तो चेंज क्या आएगा? एनुअल की जगह 6 मंथ रेट, एसबीआई की जगह पे लाइबोर, 1 अप्रैल की जगह पे 30 सितंबर एंड 3.25 की जगह पे 3. चारों चीज चेंज हो रही है. सो इंडियन रुपीज में एसबीआई 1 अप्रैल एनुअल रेट प्लस 3.25, एंड फॉरेक्स में हुआ तो लाइबोर 30 सितंबर 6 मंथ लेंडिंग रेट प्लस 3%. सो एनुअल 6 मंथ, एसबीआई लाइबोर 1 अप्रैल 30 सितंबर एंड 3.25 3%. ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब तक आप ये नोशनल इंटरेस्ट आपको दिखा के आपको अपनी इनकम में ऐड करते रहना पड़ेगा. ऑब्वियसली वो पैसा कभी रिपेट्रिएट तो होने वाला नहीं है. तो अब इन्होंने क्या बोला है कि आप एक काम करो, यू पे 18% ऑन दैट अमाउंट, वन टाइम टैक्स. ये टैक्स भरने की डेट तक इंटरेस्ट ऐड होगा, जिस दिन ये टैक्स भर दोगे बने. मतलब एक ही अमाउंट के ऊपर 2 बार टैक्स लगेगा. प्राइमरी एडजस्टमेंट बनके इनकम में ऐड हुआ तो वहां पे टैक्स लग रहा है, और सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए आपको ये वन टाइम टैक्स भरना पड़ेगा. तो 2 बार टैक्स लगा रहा है. दिस टैक्स विल बी 18%, कंपल्सरी 12% सरचार्ज एंड 4% एचईसी. ये भर दो तो फिर आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं. दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इट इज मोर देन 1 करोड़. एनजेआई ऑलरेडी रिवाइज विथ यू. 94B लिमिट ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी बीईपीएस एक्शन प्लान की वजह से आया था. इंडियन कंपनी और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी, मतलब इंडियन एसएससी, अगर किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा है, दैट इंटरेस्ट इज मोर देन 1 करोड़, और ये इंटरेस्ट हमारे पीजीबीपी में डिडक्शन है, और ये इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं टू अ नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज. हम किसी नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज को देते, तो कंडीशन देखो,
पेयर शुड बी इन इंडिया। इंटरेस्ट पेमेंट जो पीजीबीपी का डिडक्शन है वो 1 करोड़ से ज्यादा है टू नॉन रेसिडेंट जो हमारा एसोसिएटेड एंटरप्राइज। और कभी कभी हम लोग है ना इस नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लोन ले वाला, कैसे ये लोन देगा एक थर्ड पार्टी को और वो थर्ड पार्टी हमको लोन देगा, तो इनडायरेक्टली लिया वो भी काउंट होगा, वो भी काउंट होगा। सो एनीथिंग डायरेक्टली टेकन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज और इनडायरेक्टली टेकन, दैट टोटल इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 30% ऑफ EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, मैक्सिमम उसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। कंडीशन वापस बोल देता हूं, somebody in India paying interest more than 1 करोड़ जो पीजीबीपी का डिडक्शन है टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज और अ थर्ड पार्टी जिसको लोन या गारंटी मिला है फ्रॉम नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज, दैट टोटल इंटरेस्ट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 30% ऑफ योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और जो भी आपका डिसअलाउड अमाउंट है दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। द डिसअलाउड अमाउंट विल बी एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years, बट दिस ट्रांजेक्शन शैल नॉट अप्लाई। अगर ये जो कंपनी है ना जो पैसा दे रही है, इफ दिस कंपनी इंडियन कंपनी इज पेइंग टू नॉन रेसिडेंट, अगर ये कंपनी बैंकिंग या इंश्योरेंस के बिजनेस में है तो सेक्शन नॉट एप्लीकेबल। और अमेंडमेंट खाली इतना है कि ये भी इफ इट इज अ पी इन इंडिया ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन बैंकिंग बिजनेस, मतलब अब तक अगर ये बैंकिंग बिजनेस में था तो 94 भी नहीं लगता था, अभी बोल रहा है ये अगर बैंकिंग बिजनेस में है और वो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी है तो भी 94 भी अप्लाई नहीं करेगा एंड डिसअलाउड अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years। वो तो मैंने आपको बता दिया, ये थे आपके जनरल पॉइंट। इसके बाद हम क्लास में करते हैं 3 डेफिनेशन। एसोसिएटेड एंटरप्राइज, व्हाट इज द डेफिनेशन? वन होल्डिंग इन अदर और अ कॉमन एंटिटी होल्डिंग इन बोथ। कैपिटल कंट्रोल मैनेजमेंट, कैपिटल में इट हैज टू बी मिनिमम 26%, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में इट वाज अपॉन अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। लेकिन जब हम पढ़ते गए लास्ट में पता चला व्हेनेवर AO फाइंड्स एनी म्यूचुअल रिलेशन, whenever AO finds any mutual relation, then the AO will have the right to call you associated enterprise, making this total exercise a complete waste. Have we understood that? 92A. Then if we talk about international transaction, 92B, at least one non-resident होना चाहिए। All the parties are resident, तो obviously वो international नहीं होगा, at least one non-resident. Transaction can be buying, selling, leasing of goods or services, intangible or intangible property, provision of services, lending or borrowing of money, अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। और लास्ट में बोलता है एनी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी, एनी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल। मतलब एनी ट्रांजेक्शन विद नॉन रेसिडेंट इंटरनेशनल हो गया, पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन 10AA SEZ का कुछ भी, एनी इनकम रिलेटेड चैप्टर 6A डिडक्शन, मतलब आपके दो कंपनी एक एलिजिबल एक इनएलिजिबल, आप जानबूझ के वो प्राइस को मैनिपुलेट करोगे, एलिजिबल वाले में ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे तो उसके ऊपर भी ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। और एक वो नया 115BAB, जब हमारी खुद की नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका कितना कम रेट पे ऑल इंक्लूसिव 17.16 टैक्स लगता है, तो जानबूझ के हमारी दो कंपनी होगी उसमें से एक 115BAB होगी एक नॉर्मल होगी, तो वी विल मैनिपुलेट द प्राइस, उस पे भी डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। बट दिस इज एप्लीकेबल इफ द टोटल इज मोर देन 20 करोड़ इन अ ईयर। वैसे अगर 20 करोड़ क्रॉस नहीं होता है तो सब सेक्शन में लिखा है SEZ वाले में BAB में दैट इंटर बिजनेस ट्रांसफर हैज टू टेक प्लेस एट फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर 20 करोड़ क्रॉस हुआ तो आर्म्स लेंथ प्राइस के प्रोविजन लगेंगे। आफ्टर डूइंग द 3 मीनिंग्स, लास्ट थिंग दैट वी डू इज गो एंड लर्न द मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। 92C में 6 मेथड दिया है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट स्प्लिट, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड एंड एनी अदर नोटिफाइड। अगर आपका मोर देन 1 है तो आपको सिंपल एवरेज लेना है, यहाँ पे रेंज कॉन्सेप्ट भी आता है। यू शुड नो द मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट और लॉजिकल कप मेथड है, अनरिलेटेड का ट्रांजैक्शन रिलेटेड पे लगा दे, अनरिलेटेड प्राइस टू रिलेटेड। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंसेस है, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, कॉस्ट में, कोई रीजन से उसको एलिमिनेट कर, दोनों को कंपेरेबल बना के अनरिलेटेड का प्राइस अप्लाई टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, दैट्स कप मेथड। अगर हमने अनरिलेटेड को बेचा ही नहीं और रिलेटेड हमारा रीसेलर है तो उसका रीसेल प्राइस लेके प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर, दैट्स रीसेल प्राइस मेथड। अगर हमारा रिलेटेड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, जो हम उसको दे रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल है, तो फिर हमारा कॉस्ट और हमारे इंडस्ट्री की मार्जिन को ऐड करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब वो हमारा आर्म्स लेंथ प्राइस। और अगर हमारे प्रोडक्ट का इंडस्ट्री नहीं, अगर हम पेन बेच रहा है और रिलेटेड पार्टी उसको, अगर हम ढक्कन बेच रहा है, पेन कैप बेच रहा है और रिलेटेड पार्टी उसको पेन में डाल के बेच रहा है, तो ढक्कन का तो कोई प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा नहीं मार्केट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ढक्कन प्लस पेन का इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन, दैट्स प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। फाइनल प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट पे लगाना है। एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मतलब जब बहुत सारे एसोसिएटेड एंटरप्राइज A to B, B to C, C to D होते हैं, तो आपको हर एक का इंडिविजुअल प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। एंड इंडिविजुअल नेट मार्जिन विल गिव यू द
आर्म्स लेंथ प्राइस. दीज आर द 6 मेथड्स. 5 है, फिर एक तो एनी अदर नोटिफाइड है ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, एंड दैट्स अवर चैप्टर कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग. इससे हमारा वॉल्यूम 2 ऑफ अवर सिलेबस खत्म हो जाता है. वॉल्यूम 2 मतलब हमारे 32 चैप्टर जो सीए फाइनल में आते हैं वो खत्म, और अब हम जाएंगे आईपीसीसी पोर्शन, हेड्स ऑफ इनकम वगैरह के अंदर. सबसे पहला चैप्टर दैट आई हैव फॉर यू, इनकम फ्रॉम सैलरी. टू बी वेरी ऑनेस्ट 2011 के बाद में ये कभी आया नहीं, और ये फुल कोर्स के लेक्चर्स में भी नहीं कराया. आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि रिवीजन लेक्चर में ये कराया जाएगा. इसको खोला भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक अमेंडमेंट मुझे आपको सैलरी के चैप्टर का बताना है. सर ये कौन सा पीडीएफ है? सर पहली बार देखने मिल रहा है. एक अमेंडमेंट की समरी बनाई है आपके प्रोफेसर ने, चैप्टर बाय चैप्टर. अगर आपको दिखेगा तो टीडीएस का ये सारा अमेंडमेंट्स यहाँ पे चैप्टर वाइज, जैसे मेरी बुक बनती है, मेरी जिस ऑर्डर में बुक बनती है उस ऑर्डर में चैप्टर वाइज अमेंडमेंट. मिसलेनियस का अमेंडमेंट, टीडीएस का अमेंडमेंट. अगर किसी चैप्टर टीडीएस में ज्यादा है तो बहुत सारा लिखा है, किसी चैप्टर में अमेंडमेंट नहीं होता है. जैसे आपका एडवांस टैक्स हो गया तो नो अमेंडमेंट लिखा, इसमें वो 234G आया है तो लिखा. रिफंड रिकवरी में नहीं है. ट्रांसफर प्राइसिंग में वो 94B वाला ऑर्डर. सर हाउ कैन वी गेट दिस पीडीएफ? सर सबसे पहला क्वेश्चन, सर वेयर आई विल गेट दिस पीडीएफ? सर हाउ कैन वी गेट? सबसे पहला आप ओवर एक्साइटेड रहते हो हर चीज के लिए. देखिए आपको ये तो पता है, जैसे एमसीक्यू बुक थी, पहले हम लोग पीडीएफ दिया था, लॉकडाउन था इसलिए, लेकिन अभी हार्ड कॉपी ही, वी नेवर गिव पीडीएफ. लेकिन वो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है, सो हमारी जो मेन टेक्स्ट बुक है या एमसीक्यू की बुक है या कल जो एक धमाका किया वो, ये टेक्स्ट बुक्स का हम पीडीएफ नहीं दे सकते, बट ये समरी बनाई ही आपको देने के लिए. तो ऑब्वियसली दिस समरी इज गोइंग टू बी अवेलेबल. हम दो टाइप का स्टडी मटेरियल बनाते हैं, समथिंग दैट वी कैन गिव एज फ्री रिसोर्स, समथिंग दैट वी कैनॉट गिव. यू शुड अंडरस्टैंड एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि सर ये भी दे दो वो भी दे दो सब दे दो. जो दे सकते हैं वो देंगे ऑब्वियसली. ओके तो ये आपको मिलेगा. सर किधर मिलेगा? सर ये नीचे देखो, नीचे नीचे दिख रहा है, नाम आ रहा है मस्त, मेरा सब्जेक्ट आ रहा है. उधर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आएगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. उस टेलीग्राम चैनल में नवंबर मंथ में ये समरी ऑलरेडी डाल दी गई. कब की डाल दी गई है? बस आप मेरे से जुड़े थोड़ा सा लेट हो, नो प्रॉब्लम, दे रहा है दुरुस्त है. आप कहीं और जाने से तो बेटर जगह पे आए. तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. जो भी मुझे स्टूडेंट्स को देना है वो एज अ फ्री रिसोर्स, ऑल दैट मटेरियल पार्ट विल कम इन द टेलीग्राम चैनल. इनफैक्ट मैं मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डालता हूं. टेलीग्राम का डालता हूं, इंस्टाग्राम का डालता हूं, यूट्यूब तो आप ऑलरेडी ऑब्वियसली देख ही रहे हो. यू गेट द लिंक ऑफ एवरीथिंग. सो जो भी स्टडी मटेरियल मुझे प्रोवाइड करना है वो मैं टेलीग्राम के थ्रू ही प्रोवाइड करूंगा. डोंट व्हाट्सएप मी प्लीज. और जो भी लेक्चर मुझे एज फ्री रिसोर्स, एज अ फ्री रिसोर्स देना है वो मैं ऑब्वियसली चैनल के ऊपर अपलोड करके आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं. सिर्फ ये सैलरी का एक अमेंडमेंट के लिए मैं ये अमेंडमेंट समरी थोड़ा, अदरवाइज इफ यू नो रिवीजन कम अमेंडमेंट लेक्चर में हर चैप्टर के अमेंडमेंट हम चैप्टर के अंदर कर ही रहे, तो मैंने कभी अमेंडमेंट समरी खोल के आपको दिखाई नहीं. बट दिस इज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स इन द टेलीग्राम चैनल. सैलरी में एक अमेंडमेंट आया है दैट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एनपीएस एंड सुपर एन्युएशन में आप लोग टैक्स बेनिफिट लेते हैं. आपको पहले तो टैक्स बेनिफिट पता होना चाहिए. आरपीएफ में भी टैक्स बेनिफिट अप टू 12% ऑफ सैलरी. एनपीएस में तो डिडक्शन मिलता है 80 सीसीडी टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. एंड अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में अप टू मैक्सिमम 1,50,000 का फ्लैट लिमिट. सो एग्जेम्पशन है और ये डिडक्शन है. इसका 12% ऑफ सैलरी, ये एक्चुअल और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, और ये 150. इन तीनों का टोटल बेनिफिट अब आपका मैक्सिमम 7.5 लाख होगा. मैक्सिमम बेनिफिट अबाउट आरपीएफ, एनपीएस एंड सुपर एन्युएशन कैन नॉट बी मोर देन 750. और अगर उस पर कोई इंटरेस्ट और वो भी मिल रहा है 7.5 लाख के बाद, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्सेबल. द मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट इज गोइंग टू बी 7,50,000. दैट्स द ओनली अमेंडमेंट. और क्योंकि ये रिवीजन कम अमेंडमेंट है इसलिए आपको ये बताना था, ये बता दिया, हो गया, फिनिश. सैलरी के अंदर नो फर्दर डिस्कशन. और ये पीडीएफ तो अमेंडमेंट का पीडीएफ आपको मिलेगा. कहां मिलेगा? आई ऑलरेडी टोल्ड यू. मूविंग ऑन, नेक्स्ट चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लेट्स बी क्लियर, मैं ये सीए फाइनल के बच्चों को चैप्टर पढ़ाता हूं क्लास में. सैलरी इज द ओनली चैप्टर आई डोंट डू. आई डू हाउस प्रॉपर्टी, आईएफओएस, क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शंस, पीजीबीपी, कैपिटल गेन तो ऑब्वियसली कोई भी करता है. ओके तो खाली एक सैलरी क्लास के अंदर नहीं होता, बाकी सब तो हम लोग करते ही है. सो वेरी क्विकली रिवीजन है. हाउस प्रॉपर्टी भी डिटेल में नहीं जाएंगे. 3 कंडीशन. बिल्डिंग मींस लैंड, ओपन लैंड नहीं चलेगा. यू शुड बी दी ओनर, सबलेटिंग नहीं चलेगा. नॉट डूइंग बिजनेस, तो आपको टैक्स भरना है. आपको रिसीव होगा रेंट, लेकिन टैक्सेबल विल बी एनुअल वैल्यू, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी. कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी टू जनरेट रेंट. कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी टू जनरेट रेंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, जिसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू. म्युनिसिपल वैल्यूएशन विल बी गिवन, fair rent will be given. Municipal valuation, fair rent, whichever is higher will become expected rent. Standard rent will be given. Expected rent or standard rent, whichever is lower will become annual letting value.
इस एनुअल लेटिंग वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल रेंट के साथ। सर एक्चुअल रिसीव्ड हो सकता है, कभी कभी अगर बैड डेट्स हुआ तो रिसीवेबल हो सकता है। रिसीवेबल या रिसीव्ड क्या लेंगे सर? सर देखो कंडीशंस फुलफिल करोगे तो रिसीव, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, आपने उससे खाली कराया, स्टेप्स लिया, रिकवरी का केस फाइल किया तो रिसीव्ड, अदरवाइज रिसीवेबल। चाहे रिसीव्ड या रिसीवेबल वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट एक्चुअल और एएलवी, एक्चुअल और एएलवी व्हिचएवर इज हायर 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 हायर, एक्चुअल और एएलवी व्हिचएवर इज हायर इज गोइंग टू बिकम योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक और स्टेप होता है, कभी कभी हमारा प्रॉपर्टी वेकेंट होता है, एसओपी पीरियड इस वैकेंसी में काउंट नहीं होगा, ताला मार के बंद करा है, तो वो जो वैकेंसी का पीरियड है, अगर एक्चुअल पीरियड कम होगा तो फिर एएलबी से कंपेयर नहीं कर सकते। सो वी विल कंपेयर एक्चुअल प्लस वैकेंसी का रेंट विद अवर एएलबी। एक्चुअल हम लोग नहीं करेंगे वैकेंसी ऐड करके, लेकिन वैकेंसी में एसओपी पीरियड काउंट नहीं होगा। एक्चुअल प्लस वैकेंसी विल बी कंपेयर्ड विद एएलबी एंड व्हिचएवर इज हायर। अगर एएलबी हायर है तो वही आपका जीएवी है, और एक्चुअल प्लस वैकेंसी अगर हायर निकला तो वो जीएवी नहीं बनेगा। एक्चुअल अमाउंट जो है ना उसके अंदर, वैकेंसी ऐड खाली कंपैरिजन के लिए हो रहा है, जीएवी बनेगा अगर तो खाली एक्चुअल वाला, मींस एएलबी हायर तो वही आंसर, और अगर एक्चुअल प्लस वैकेंसी हायर तो एक्चुअल आंसर है। वो वैकेंसी निकालने के बाद में जो एक्चुअल, ओनली एक्चुअल बिफोर वैकेंसी जो था वो आपका आंसर, ये आपका जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस इफ पेड एंड पेड बाय लैंडलॉर्ड, पेमेंट बेसिस डिडक्शन, तो एनएवी मिलेगा। इसका 30% आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, और खाली एक इंटरेस्ट अलग से मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्यू बेसिस। तो देखिए म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस, इंटरेस्ट ऑन ड्यू बेसिस, ओनली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फॉरेन में दिया है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, फॉरेन में दिया है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। द लोन शुड बी टेकन फॉर 5 पर्पसेस, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, कोई 6 पर्पस अलाउड नहीं रहेगा। अगर आपका लेकिन कोई लोन लिया टू रीपे दिस लोन, बैंक चेंज किया अगर हमने, वो चलेगा। अगर आपका एसओपी है तो मैक्सिमम 30,000, मैक्सिमम 2 हाउसेज आर अलाउड एज एसओपी। अगर आपका एसओपी है तो एक्चुअल और 30,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर आपने 3 कंडीशंस फुलफिल की, दैट इज लोन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑन और आफ्टर 1/4/1999 एंड प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द लोन वाज टेकन, देन है मैक्सिमम लिमिट जो 30 और 2 लाख बन जाएगा। मतलब एक्चुअल और 30 विच एवर इज लोअर, या कंडीशन फुलफिल किया तो एक्चुअल और 2 लाख विच एवर इज लोअर। एसओपी में मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि इनकम ऑफर नहीं होती। 2 हाउसेज आप यहां पे ले सकते हो, 2 के बाद में एवरीथिंग विल बी डीएलओपी। एलओपी डीएलओपी में कोई लिमिट नहीं है, जितना एक्चुअल इंटरेस्ट है पूरा मिलेगा। एलओपी डीएलओपी अनलिमिटेड। एसओपी में मैक्सिमम 30, कंडीशन फुलफिल किया तो मैक्सिमम 2 लाख। एक्चुअल और 30, एक्चुअल और 2 लाख, जो वो भी एप्लीकेबल है, विच एवर इज लोअर, वो आपका इंटरेस्ट डिडक्शन। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया। जनरल पॉइंट्स में एक दिन के लिए भी लेट आउट किया तो लेट आउट प्रॉपर्टी काउंट होगा। अगर मल्टीपल ओनर्स है तो टोटल इनकम कैलकुलेट करो, ओनरशिप रेशियो में डिवाइड करो। अगर एक डिविजिबल प्रॉपर्टी आप यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो एक पार्ट को एसओपी, एक पार्ट को एलओपी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपका कोई भी रिकवरी ऑफ अनरियलाइज या अरियर्स ऑफ रेंट हुआ, रिकवरी हुआ है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा इन द ईयर ऑफ रिकवरी, इवन इफ यू आर नॉट द ओनर नाउ। इन द ईयर ऑफ रिकवरी इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इवन इफ यू आर नॉट द ओनर नाउ। रिकवरी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, लेकिन फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मतलब 1 लाख मिला है तो 70,000 टैक्सेबल, 2 लाख मिला है तो 1,40,000 टैक्सेबल, फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। और फिर एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, हमने लोन ले लिया और प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो तब तक हमको डिडक्शन नहीं मिला। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके 1 अप्रैल से डिडक्शन मिलेगा। दैट मींस वी डिड नॉट गेट डिडक्शन टिल विच डेट, उसके पहले वाला 31 मार्च, या फिर अगर उसके पहले प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन नहीं, लोन रीपे हो गया तो दैट डेट। दैट मींस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लोन टिल 31 मार्च बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या रीपेमेंट ऑफ लोन, विच एवर इज अर्लियर, वो हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उसका भी हमको डिडक्शन मिलेगा इन 5 इंस्टॉलमेंट। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 5 इंस्टॉलमेंट्स में वी विल गेट अवर डिडक्शन। सो फर्स्ट 5 years ऑफ अवर प्रॉपर्टी, अवर इंटरेस्ट डिडक्शन विल बी करंट ईयर प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन, करंट ईयर प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन। 5 साल तक करंट ईयर प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन, दैट टोटल विल बी योर डिडक्शन, जिसमें एलओपी डीएलओपी नो लिमिट पूरा मिलेगा 5 साल तक। ऑब्वियसली करंट ईयर रहेगा, अगर लोन अनपेड है तो रीपे हो गया होगा तो करंट ईयर नहीं रहेगा, लेकिन जो भी है दैट टोटल एलओपी डीएलओपी अनलिमिटेड। एसओपी में वो टोटल के ऊपर 30,000 या 2 लाख का लिमिट मिलेगा। मतलब आपका करंट ईयर का 30 और प्री कंस्ट्रक्शन का 30 अलग नहीं मिलेगा, करंट ईयर प्लस 1/5, करंट ईयर प्लस 1/5, करंट ईयर प्लस 1/5, 5 साल तक। दैट टोटल इन एसओपी विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 30,000, कंडीशन फुलफिल किया तो 2 लाख रुपीज, एलओपी डीएलओपी में अनलिमिटेड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग द लोन, एंड होगा ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, या फिर 31 मार्च बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। That's your concept of pre-construction interest, and that is how we are going to learn and calculate income under income from house property. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव, ये वो चैप्टर है जिसके अंदर आपको 14 मार्क्स कैसे भी करके
लाना है, मतलब अगर आप टारगेट समझोगे तो 30 मार्क का एमसीक्यू एंड 14 मार्क्स आपका पीजीबीपी। मेरे स्टूडेंट्स को इतना गारंटी तो है, आप पास तो इतने में हो जाओगे। फिर आपको एग्रीगेट लाना है तो आप कैसे लाते हो देख लो, एग्जामेशन लाना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप मेरे साथ खाली एग्जाम क्या बात करोगे, सर आई वांट एग्जामेशन, आई वांट एग्जामेशन, सर आई वांट एग्जामेशन। सर कुछ भी हो जाए हमको एग्जामेशन चाहिए। एवरीबडी शुड कमेंट ऑल्सो व्हेन यू वॉच दिस लेक्चर, सर हमको क्या चाहिए, सर हमको एग्जामेशन चाहिए, सर हमको क्या चाहिए, सर हमको सबको एग्जामेशन चाहिए। सो इतने में आपका काम हो जाएगा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन को एक करने का ट्रिक है। सबसे पहले व्हाट डज द चार्जिंग सेक्शन से, नेट प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल, चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, नेट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। मतलब आपके टर्नओवर में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट मिलता है, लेकिन पीएनएल का प्रॉफिट तो रॉन्ग होता है। सो वी स्टार्ट विद दैट रॉन्ग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, और 4 एडजस्टमेंट करते। एक्सपेंसेस डेबिटेड एंड डिसअलाउड ऐड होगा, इनकम नॉट क्रेडिटेड बट टैक्सेबल ऐड होगा, और 2 चीज लेस होती है, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड लेस होगा, एंड इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल वो लेस होगा। ये 4 एडजस्टमेंट करके हमको हमारा करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 2 इनकम का 2 एक्सपेंस का। इसमें जो ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स है ना, डेबिटेड नॉट डेबिटेड, क्रेडिटेड नॉट क्रेडिटेड, तो क्वेश्चन देगा एंड यू जस्ट हैव टू कंपेयर वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विद टैक्स और नो। इफ द ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स इज इन अकॉर्डेंस विद टैक्स तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली ये देखना है कि जो भी ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स नॉट इन अकॉर्डेंस विद टैक्स है तो आपको उसको एडजस्ट करना है। And that is your PGBP chapter. Start with wrong profit as per PNL and go to right profit after making the adjustment. इसमें अकाउंट्स वाला पार्ट क्वेश्चन देगा, हमको टैक्स वाला पार्ट देखना है। टैक्स वाले पार्ट में भी इनकम टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, कॉमन सेंस, बिजनेस से रिलेटेड है तो टैक्सेबल, नहीं तो नहीं। हमको एक्ट में खाली कितना दिया है सबको पता है, क्लास में बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। ओनली एक्सपेंसेस विच आर अलाउड और डिसअलाउड, अलाउड एक्सपेंस फ्रॉम 30 to 37(1), डिसअलाउड एक्सपेंस फ्रॉम 37(2)(b) to 43(b). अगर आपने इतना कर लिया तो आपका काम हो गया। जस्ट कंपेयर के जो अकाउंट्स में किया वो एज पर दिस है क्या नहीं। रेंट, ट्रेड, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, सिर्फ एक कंडीशन, द बिल्डिंग शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो आपको ये सब एक्सपेंस का डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 31 खाली रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस दिया है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर का, इसका रेट्स एंड टैक्सेस नहीं होता है, वो खाली प्रॉपर्टी का होगा, लेकिन रेंट हो सकता है। तो 30 में बिल्डिंग दिया है, लेकिन 31 में प्लांट एंड मशीनरी में, फर्नीचर में रेंट नहीं दिया। बट ये रिवीजन लेक्चर है तो आपको सबको पता होना चाहिए। 37(1) जनरल डिडक्शन में इसका रेंट कवर हो जाता है। ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, 2 कंडीशन, ओन्ड एंड यूज फॉर बिजनेस, ओन्ड एंड यूज फॉर बिजनेस। अगर आपने ये 2 कंडीशन कर लिया तो चाहे आपका टेंजिबल एसेट हो चाहे आपका इंटेंजिबल एसेट हो, यू विल गेट डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट। खाली लैंड पे नहीं मिलेगा, कार्स इंपोर्टेड बिटवीन 1975 एंड 2001 उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपके एसेट की कॉस्ट 10,000 से ज्यादा है, सेम पर्सन सेम डे, देन यू हैव टू पे बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड, नहीं तो फिर उतना अमाउंट आपके डेप्रिसिएशन के लिए हमेशा के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। इफ देयर इज एन अमेलगमेशन तो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज। डेप्रिसिएशन में अकाउंट में आप कोई भी मेथड फॉलो करो, टू हेल विद इट, इन टैक्स यू हैव टू फॉलो WDV ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट, जिसको बोलते हैं ब्लॉक एसेट मेथड। स्टार्ट विद ओपनिंग WDV, आपको स्ट्रिक्टली यही ब्लॉक बनाने पड़ेंगे जो इन्होंने इनकम टैक्स रूल्स में दिए, मर्जी से आप ब्लॉक्स नहीं बना सकते हो। एनी परचेसेस यू विल ऐड इन द ब्लॉक, एनी सेल्स यू विल माइनस फ्रॉम द ब्लॉक। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स करके जो वैल्यू बनी उसके ऊपर एट दीज गिवन रेट्स आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। जो भी आपने सेल्स किया उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं होगा, एज लॉन्ग एज यू हैव पॉजिटिव क्वांटिटी एंड पॉजिटिव अमाउंट। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स करने के बाद आपके पास क्वांटिटी और अमाउंट है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपने आप आपके गेन और लॉस को एडजस्ट कर देगा। सेल्स ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम मिलेगा, और सेल्स कम है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा, अपने आप आपका गेन और लॉस एडजस्ट हो जाएगा। खाली अगर आपका अमाउंट 0 बन रहा है, आपके एसेट सब बेच रहे हो, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, तो जब ब्लॉक चला जाएगा तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, और डेप्रिसिएशन नहीं आएगा तो गेन और लॉस होगा। सेलिंग प्राइस विल बी एक्चुअल, कॉस्ट प्राइस विल बी ओपनिंग प्लस परचेजेस, दैट इज द वैल्यू इन द ब्लॉक। ऑलवेज शॉर्ट टर्म, नेवर लॉन्ग टर्म, क्योंकि वी वांट टू टैक्स दिस कैपिटल गेन एट द पीजीबीपी रेट। शॉर्ट टर्म और पीजीबीपी का रेट सेम है, अगर लॉन्ग टर्म बना दिया तो स्पेशल रेट लग जाएगा, इसलिए ऑलवेज शॉर्ट टर्म, never long term is a deeming fiction that they have incorporated here. This is how the depreciation in the block asset method is calculated. Then only manufacturer for new plant and machinery, only manufacturer, only plant and machinery new और eligible होना चाहिए, then you get additional depreciation. This is for manufacturers only, extra depreciation, लेकिन ये खाली एक बार मिलेगा। नॉर्मल हर साल मिलता है, ये खाली एक बार मिलेगा। ऑन द कॉस्ट मिलेगा, नॉर्मल जो है वो ब्लॉक की वैल्यू पे मिलता है, ये कॉस्ट पे मिलेगा। इन द ईयर इन विच द एसेट इज पुट टू यूज यू विल गेट योर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑल्सो। और फिर अगर आप पावर जनरेशन के बिजनेस में हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप SLM का भी ले सकते हो, लेकिन जो भी आपने ऑप्शन लिया बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स योर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन। फिर जो 32AD का जो डिडक्शन है वो 32AD वॉज एप्लीकेबल
लेट मी टेक यू टू दैट. 32 AD was applicable only till लास्ट ईयर. ये आपका SLM भी आ गया, ये 1420 के बाद एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो. 33 AB है टी कॉफी रबर एंड साइट रिस्टोरेशन. यू कैन ओनली रीड टू आंसर द MCQ क्वेश्चंस. सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च. लास्ट ईयर तक बहुत कॉम्प्लिकेशन था. अब एक बात तो फिक्स हो गई है, साइंटिफिक रिसर्च में जितने भी 7 डिडक्शन मिलते हैं, 35(1)(1) रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर ओन बिजनेस, 35(2) कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर ओन बिजनेस, 35(1)(2) कंट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 35(1)(3) कंट्रीब्यूशन फॉर स्टैटिस्टिकल और सोशल साइंस रिसर्च, 35(2)(AA) नेशनल लेबोरेटरी IIT, 35(2)AB इंडियन कंपनी डूइंग इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग. और इसी इंडियन कंपनी को कंट्रीब्यूशन देने के लिए 35(1)(2) ये सातों में किसी में 150 किसी में 100 अलग अलग था. एक बात समझ लीजिए, एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू बी अंडर 100%. दिस इज द अमेंडमेंट. बट वेट, ये आपके अमेंडमेंट है, मानता हूं पहली बार 2021 में, लेकिन ये अमेंडमेंट आया नहीं, अभी नहीं आया. 2016 में जेटली जी ने बोल दिया कि 2021 में मैं इसको 100 कर दूंगा. मतलब जेटली जी ने बहुत पहले ही इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था, ये खाली एक्टिवेट अभी हुआ है. दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट ब्रॉट बाय द बजट ऑफ 2020 जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल. ये लाया जेटली जी ने 2016 में था, लेकिन बोला था एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 2021. तो अब ये जितने भी है ना, कोई 150 कुछ नहीं, ऑल द 7 will be covered under 100% deduction. Scientific research 35. Then we have 35 ABA and ABB. What is 35 ABA and ABB? टेलीकॉम लाइसेंस एंड आपका स्पेक्ट्रम फीस कॉस्ट अपॉन बैलेंस लाइफ. बैलेंस क्यों? क्योंकि जैसा जैसा आप पैसा भरोगे उसके ऊपर आपको बैलेंस जितनी भी लाइफ बची, अगर आप इंस्टॉलमेंट में भर रहे हो तो जो आपने इंस्टॉलमेंट भरा, फिर देख लो लाइसेंस की कितनी लाइफ बची है, उसके अंदर अपोर्शन करके आपको डिडक्शन लेना है. एक बार आपने ये ले लिया, फिर आपको डेप्रिसिएशन या वो कुछ भी नहीं मिलेगा. 35 AD अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस में वी विल गिव यू डिडक्शन 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एक बार आपने ये डिडक्शन ले लिया, फिर आपको और कुछ नहीं मिलेगा. इट हैज टू बी अ न्यू बिजनेस, नॉट स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्जिस्टिंग बिजनेस. मैक्सिमम सेकंड हैंड लोकल प्लांट एंड मशीनरी 20% अलाउड रहेगा. अगर लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस है तो वो किसी स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के सामने एडजस्ट होगा, नहीं तो आप अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. उसके लिए आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ता है. एक बिजनेस के लिए आप 35 AD या 10AA दोनों डिडक्शन नहीं ले सकते हो. सेम असेसी अलग अलग बिजनेस पे ले सकता है, लेकिन एक बिजनेस पे आप नहीं ले सकते हो. एंड यहां पर भी वो 10,000 से ज्यादा अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिसअलाउड. ये भी आपका डिसअलाउ होने वाला है. एक अमेंडमेंट यहां पे आया इन द नेचर ऑफ क्लैरिफिकेशन. अब हमको पता है कि न्यू टैक्सेशन रेजिम आ गया है, और न्यू टैक्सेशन रेजिम में ये सब एडिशनल डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये 35 AD साइंटिफिक रिसर्च में कुछ 3-4 चले जाएंगे जो ओन बिजनेस के हैं, वो आपको मिलेंगे, बट दीज आर गोइंग टू बी डिनाइड. 35 AD विल बी डिनाइड. तो सपोजिंगली मैं स्पेसिफाइड बिजनेस करता हूं, पहले मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन लेता था, इसलिए मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था. अब मैं अगर न्यू टैक्सेशन रेजिम में चला गया और मैंने ये छोड़ दिया, तो पता है कोई कोई एओ असेसी को कैसे हैरेस करता है. देख असेसी, तेरा स्पेसिफाइड बिजनेस है? बोला हाँ सर. मतलब यू आर एलिजिबल फॉर 35 AD? बोला हाँ सर. मतलब तेरे को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. ठीक है सर, ओके. अब मैं अगर न्यू टैक्सेशन रेजिम में जाके ये ले ही नहीं रहा हूं, तब तो बोला नहीं, स्पेसिफाइड बिजनेस वाले को नहीं मिलता है. अरे भाई साहब, स्पेसिफाइड बिजनेस वाले को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर मैंने 35 AD लिया तो इन्होंने क्लैरिफाई किया है 35 AD इज ऑप्शनल, मतलब डिडक्शन विल बी डिनाइड इफ ऑप्टेड. अगर मुझे 35 AD किसी रीजन से नहीं मिला, कुछ कंडीशंस दी है, अगर मैंने कंडीशंस भी फुलफिल नहीं की और 35 AD डिनाई हो गया, तो मेरा डेप्रिसिएशन इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा. डेप्रिसिएशन नहीं मिलने का रीजन ही ये है कि 35 AD ले रहा हूं. द मोमेंट इट इज डिनाइड, देन आई विल गेट इट. एंड एज फार एज योर बिजनेसेस आर कंसर्न, हमारे फुल कोर्स में हम लोग 1 घंटे से ज्यादा खाली ये बिजनेसेस डिस्कस करते हैं. आपका वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर, हॉस्पिटल विद मिनिमम 100 बेड्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्लम रीडेवलपमेंट, आपका बी कीपिंग, हनी मेकिंग, इनलैंड कंटेनर डेपो एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. आपका हो गया ये वेफर फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट, आपका बी कीपिंग एंड हनी मेकिंग हो गया, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर हो गया, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो गया. ये मेरा रट्टा मारा हुआ काम नहीं है, रट्टा आपको मारना. मैं तो सालों साल निकल के, जिंदगी निकल के, बाल सफेद होने लग गया अभी. कितना भी यंग और हैंडसम आजकल, थोड़ा क्या है, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे थोड़ा कोरोना से ज्यादा मैं फैल गया. मतलब जैसे बैठता हूं बटन टूट जाता है. तो मैं कुछ महीनों पहले तक बहुत ज्यादा हैंडसम था, अभी भी हूं यहां तक. और पेट का अगर मैं थोड़ा कैमरा अगर दिखा दूं तो मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, मैं कोट के पीछे बहुत कुछ छुपाता हूं. तो कोई बात नहीं, जैसे ही फिजिकल क्लास चालू होगा उसके बाद में फिटनेस वापस तुमको दिखा देगा. पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये मैं यंग हैंडसम दिखता है लेकिन बाल सफेद होने लग गए.
कोई नजदीक से आके देखेगा तो पता चलेगा। जिंदगी निकल गया है ये 14 बिजनेस, मेरे को बाय हार्ट है, मेरे बाय हार्ट होने से काम नहीं चलेगा, तुमको करना पड़ेगा। और बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, यू शुड जस्ट रीड द लिस्ट 2-3 बार। अगर मैं आपको पूछ लूं कि स्लरी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और ये स्पेसिफाइड बिजनेस है क्या, यू शुड नो यस है या नहीं है, दोनों में से एक आंसर आपको आना चाहिए। रट्टा मारने का आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोलेगा एबीसी लिमिटेड इज डूइंग वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो कंप्यूटेशन के अंदर 35 एडी डिडक्शन देने, और यही अगर वेयर हाउसिंग ऑफ एडिबल ऑयल हुआ तो नहीं देने का है। आपको खाली पता होना चाहिए कि यस आता है कि नहीं आता है, बस इतनी सी बात। ओके, देन वी हैव सेक्शन 35, ये सब जनरल डिडक्शन। 35 सीसी रूरल डेवलपमेंट और अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। 35 सीसी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सीसीडी स्किल डेवलपमेंट। इन दोनों में भी पहले जो 150 था अभी वो 100 हो गया, और ये भी जेटली जी ने 2016 में बोल दिया था, ये भी एक्टिवेट अभी हो रहा है लेकिन इनकॉर्पोरेट पहले से हो गया। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, 5% of cost of project or capital employed whichever is higher compare with actual expense whichever is lower, that amount will be available in 5 installments, that's your preliminary expenses। 35DD amalgamation के expenses, ये भी 5 installment में 5 साल मिलेंगे। DDA expenditure on BRS, ये भी 5 installment में आपको 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। अदर डिडक्शन वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस, आपका बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ये इतने ऑब्वियस है कि बताने का जरूरत नहीं है। एंड देन कम्स अवर सेक्शन 37 जो हमारा जनरल डिडक्शन है, एक्सपेंस इन प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट कैपिटल नॉट पर्सनल, आपका नॉट कवर्ड इन 32-36, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड नॉट फॉर CSR। इतना कंडीशन फुलफिल कर लो तो हम एक एक सेक्शन नहीं देखेगा। टेक योर डिडक्शन, यहाँ पे ही तो फॉर एग्जांपल वो रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर कवर होता है। तो ये वो एक्सपेंसेस है जो अलाउड है, और अब हम जाएंगे वो एक्सपेंसेस जो डिस अलाउड है। इसमें सबसे पहला, ये आपका 2 मार्क एग्जाम के लिए अभी दे रहा हूं आपको, 2 मार्क, यू वर्क फॉर द रिमेनिंग 58 अगर आपको एग्जामेशन लेते हैं, 2 मार्क अभी दे रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया तो डिस अलाउड, क्योंकि वैसे भी हमको चैप्टर 6 में मिलता है। सो यहां पे एड बैक, वहां पे माइनस, फिक्स है। पीजीबीपी में एड, चैप्टर 6 में लेस, लेकिन वहां पे बोला है कैश नॉट अलाउड, मतलब कैश हुआ तो पीजीबीपी में ऐड, चैप्टर 6 में डोंट लेस, और चेक हुआ तो पीजीबीपी में ऐड एंड चैप्टर 6 में लेस। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बी कंप्यूटिंग, दिस इज हाउ वी विल बी कंप्यूटिंग। ऐड इन पीजीबीपी ऑलवेज वेदर चेक और कैश, लेस इन चैप्टर 6 से, कैश हुआ तो डोंट एंड चेक हुआ तो करना है। ये फिक्स सेक्शन है, हमेशा आता है। ओके, देन 40A में 3 पार्ट है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स एक्सेट्रा, जो भी आपने पे किया डिसअलाउड। पार्ट 2 TDS related, not deducted or not paid up to due date of return filing, रेसिडेंट पे 30%, नॉन रेसिडेंट पे 100% आपका डिसअलाउ होगा, और किसी फ्यूचर ईयर में भर दिया तो जो आज डिसअलाउ हुआ है वो फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा। करंट ईयर ऐड करेंगे, फ्यूचर ईयर में लेस करेंगे। और तीसरा पार्ट जो कभी नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने स्टेट गवर्नमेंट को अगर पे किया, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने रॉयल्टी, प्रिविलेज फी, लाइसेंस फी, ऐसा कुछ भी पे किया तो वो डिसअलाउ होगा। 40B एंड B हम लोगों ने पार्टनरशिप से चैप्टर में देख लिया। अगर आपने रिलेटेड पार्टीज को कुछ भी एक्सेस मोर देन मार्केट वैल्यू दिया तो दैट एक्सेस इज गोइंग टू गेट डिसअलाउड। अगर आपने कैश पेमेंट मोर देन 10,000 किया है, बिकॉज मोर देन 10,000 अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, 3 मोड में होना चाहिए, तो आपका पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ होगा। बट व्हेन वी मेक पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर दैट लिमिट विल बी इंक्रीज टू 35,000। ये भी फिक्स सेक्शन है, हमेशा आता है, और इसीलिए इट इज एडवाइज दैट ये जो रूल 6DD में एक्सेप्शन दिए कि कोई कोई केस में आप ये लिमिट से ज्यादा कैश में दोगे तो डिसअलावेंस नहीं आएगा। सर्टन एक्सेप्शन लाइक गवर्नमेंट को दिया या बैंक बंद है उस दिन दिया, यू शुड नो टू आंसर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कभी कभी आपके सब्जेक्टिव में भी इसके ऊपर एडजस्टमेंट आ सकता है। फिक्स सेक्शन है, सो यू शुड बी डूइंग दैट। 40A 7, 9, 11 कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, अप्रूव फंड हुआ तो अलाउड रहेगा, बट सब्जेक्ट टू 43B जो पेमेंट बेसिस है। और अनअप्रूव्ड फंड बोलता है कि डिसअलाउड, लेकिन पैसा भरा तो अलाउड। मतलब एंड में पता चलता है कि अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, इररिलेवेंट, पेड हुआ है तो अलाउड और अनपेड हुआ है तो डिसअलाउड। सर अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता है सर, पड़ता है। अगर अप्रूव्ड हुआ तो 43B मतलब ड्यू डेट तक का टाइम मिलता है, और अनअप्रूव्ड हुआ तो आपको 31 मार्च तक पैसा भरना है। दिस विल इमीडिएटली ब्रिंग मी टू 43B, सर्टेन डिडक्शंस ओनली इफ यू मेक पेमेंट। वैसे पीजीबीपी में अक्रूवल बेसिस पे आप एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन ये वाले डिडक्शन आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली इफ यू मेक पेमेंट, अगर आपने पैसा भरा तो। इसमें गवर्नमेंट वाले 2 है, कौन से 2? पेमेंट फॉर यूसेज ऑफ रेलवे एसेट एंड एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ओनली इफ यू हैव मेड पेमेंट इट विल बी अलाउड। 3 आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड है, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय। सो माइंड यू, सैलरी को ये सेक्शन नहीं लगता है एंड कमीशन टू एजेंट को नहीं लगेगा, ओनली बोनस एंड कमीशन एंड ओनली एम्प्लॉय। लीव एनकैशमेंट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट के फंड्स, और 2 आपके इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अगर इनका आपने टाइम पे भरा है देन ओनली यू विल गेट deduction. This payment can be made up to 31st March or up to due date of return filing. If it is unpaid on due date of return filing, and then it will be
डिसअलाउड, वो बाद में डिसअलाउ होगा। मतलब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक भर दिया तो अलाउड, उसके बाद भरा तो करंट ईयर डिसअलाउ, लेकिन जिस साल आप भरोगे उस साल आपको ये अलाउ हो जाएगा। तो करंट ईयर आप ऐड करोगे और उस साल आप इसको लेस करोगे। ये भी फिक्स है, ये हमेशा 2 मार्क के लिए आता है, हमेशा 2 मार्क के लिए आता है। ओके, देन वी हैव फ्यू सेक्शंस रिलेटिंग टू आईसीडीएस। जब आईसीडीएस का लेक्चर करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो तो लास्ट 3 साल का टर्नओवर देखने का, इफ ऑल 3 एक्सीड 1,50,000 देन यू हैव टू मेंटेन कंपलसरी बुक्स, और तीनों में से एक भी 1,50,000 से कम है तो एनी बुक्स दैट हेल्प यू टू कंप्यूट योर इनकम। और अगर आप कोई अदर बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर हो तो लास्ट 3 साल का टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों देखने का। तो टर्नओवर के ऊपर 25 लाख का लिमिट है, प्रॉफिट के ऊपर 2.5 लाख का लिमिट है। एक भी अगर लिमिट क्रॉस हुआ 6 में से अमाउंट, तो एनी बुक्स दैट हेल्प यू टू कंप्यूट इनकम, और सब अगर नीचे हुआ लेस देन द लिमिट हुआ तो नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये रूल आपका 44AA का है। देन वी गो टू टैक्स ऑडिट 44AB। प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इजी है, अगर रिसीट मोर देन 50 लाख है तो ऑडिट कराना है, क्योंकि इनका प्रिजम्पटिव का भी लिमिट हुआ है। लेकिन बिजनेस में बहुत मगजमारी है, सेक्शन पहले बोलता है 1 करोड़, लेकिन इनका प्रिजम्पटिव 2 करोड़ तक है। मतलब जिसका भी 2 करोड़ तक का टर्नओवर है, आप प्रिजम्पटिव ले रहे हो तो नो टैक्स ऑडिट, बट प्रिजम्पटिव ऑप्शनल है। अगर आपने लिया तो ही, नहीं लिया तो 1 करोड़ के बाद, मींस अप टू 1 करोड़ नो टैक्स ऑडिट, मोर देन 1 करोड़ अगर आपने प्रिजम्पटिव नहीं लिया तो टैक्स ऑडिट लग जाएगा। प्रिजम्पटिव लिया तो 2 करोड़ तक टैक्स ऑडिट नहीं लगेगा, एंड मोर देन 2 करोड़ तो सबको लगेगा, प्रिजम्पटिव भी नहीं मिलेगा। और यहां पे 2 अमेंडमेंट। पहला, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी फिल्ड और फर्निश्ड अप टू 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट। पहले इस सेक्शन में लिखा था फिल्ड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो वो भी सितंबर था, ये भी सितंबर था। अब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग को अक्टूबर कर दिया, और अगर यहां पे भी वही लिखा तो ये भी अक्टूबर होगा। नहीं सर, हमको इसका ड्यू डेट पहले करना है, तो 44AB में अमेंडमेंट लाया, बोला 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, ताकि ये सितंबर पे ही रहे, वो अक्टूबर हो गया, और ये उससे 1 महीना पहले, मतलब ये सितंबर ही रहेगा, वो अक्टूबर। डिजास्टर इज नॉट द वर्ड, कसम से, मतलब गाली निकल लेगा मुंह से। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमको लिखना रहता है असेसी ने 43B से कंप्लाई किया कि नहीं। 43B के लिए यू कैन पे अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। मैं 30 सितंबर को रिपोर्ट बना रहा हूं, अगर एसएससी ने कोई एक्सपेंस पे नहीं किया है, जैसे बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज, तो मुझे उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। और फिर जो 2 अक्टूबर है, उस दिन एसएससी ने बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज भर दिया, और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले है, तो 43B में एसएससी इज एलिजिबल। मतलब मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा, पहले मुझे पहले ही नहीं पता, नहीं ड्यू डेट पहले आना चाहिए, रिपोर्ट बाद में आना चाहिए। इन्होंने रिपोर्ट पहले बनाने का बोला, ड्यू डेट बाद में। निर्मला ताई, वन डे व्हेन आई विल बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। और एक और अमेंडमेंट आया, अगर आपके पूरे साल के टोटल रिसीट में, अगर आपके, बंद कर, जल्दी बंद कर, अगर आपके पूरे साल के टोटल रिसीट में कैश अप टू 5% है, एंड प्लस साइन क्यूमुलेटिव है, पूरे साल के टोटल पेमेंट में भी कैश अप टू 5% है। कैश receipts should be up to 5% of total receipt and cash payment should be up to 5% of total payment। एक काम करो, अपना कैश बुक जाके खोलो, कैश बुक में डेबिट साइड पे रिसीट्स आएगा, क्रेडिट साइड पे पेमेंट आता है, इतना तो अक्कल है ना। डेबिट साइड पे इनकम एंड क्रेडिट साइड पे आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। ये है आपका कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। कैश बैंक कहना इससे, ये आपके टोटल रिसीट्स है, इसमें कैश 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके पेमेंट भी देखो, ये आपके टोटल पेमेंट, इसमें कैश 5% से ज्यादा नहीं, और इसमें सिर्फ सेल्स नहीं कवर्ड है या परचेस नहीं कवर्ड है। रिसीट कैन बी सेल, लोन, एनीथिंग, एग्रीगेट, ग्रॉस रिसीट। पेमेंट कैन बी सेल, लोन गिवन, परचेसेस, लोन गिवन, पेमेंट टू क्रेडिटर, एनीथिंग, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एनीथिंग। रिसीट कैन बी फॉर एनीथिंग, सेल्स हो सकता है, रिसीट फ्रॉम डेटर हो सकता है, सेल ऑफ एसेट हो सकता है, लोन टेकन हो सकता है। सेम पेमेंट कैन बी एनीथिंग। टोटल कैश रिसीट्स एग्रीगेट का 5% के अंदर, एंड टोटल कैश पेमेंट एग्रीगेट का 5% के अंदर। टोटल रिसीट्स 5% के अंदर और टोटल पेमेंट 5% के अंदर, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो अब टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ रुपीस हो जाएगा। दैट मींस वी नीड टू गेट अ टैक्स ऑडिट डन ओनली इफ द टर्नओवर इज एक्सीडिंग 5 करोड़। प्रोफेशन में कुछ चेंज नहीं है, बिजनेस में 1 करोड़, प्रिजम्पटिव के लिए 2 करोड़, एंड 5% में आपका रिसीट और पेमेंट दोनों हो गया, बोथ, तो 5 करोड़। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। प्रोफेशन मस्त है, हम लोग मस्त है, बहुत मस्त है, बस तुम लोग को लगता नहीं कभी मस्त। कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा तब लगेगा। 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, 3 कंडीशन, टर्नओवर अप टू 2 करोड़, अभी बोला, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचएफ, रेसिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी, एंड 3 बिजनेस इन एलिजिबल, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ट्रांसपोर्टर एंड कमीशन बिजनेस। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गया तो आपके टर्नओवर का अगर
रिसीव्ड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इन 3 अलावेबल मोड्स, अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा तो 6%, कैश होगा तो 8% और आउटस्टैंडिंग पे भी 8 है। कैश पे 8, आउटस्टैंडिंग पे 8, खाली रिसीव्ड इन अलावेबल मोड है तो 6%, वो आपका पीजीबीपी है, अदर हेड्स ऑफ इनकम ऐड करके, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। दिस इज ऑप्शनल, ऑप्ट किया तो नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ज्यादा दिखा सकते हो, कम दिखाओगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। आपको 30 से 43 तक कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा क्योंकि वो 72 में होता है, 30 से 43 में नहीं होगा। लेकिन यूएडी नहीं होगा ब्रॉड फॉरवर्ड क्योंकि वो 32 में होता है। सो नो एडजस्टमेंट फ्रॉम 30 टू 43 बी। आपको खाली लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स वो हमने पढ़ा है, और एक बार आपने 44 एडी ले लिया तो कम से कम आपको 5 साल तक लेना पड़ेगा, बीच में छोड़ोगे तो 5 साल तक अवेलेबल नहीं होगा। 44 एडी है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। पहला कंडीशन रेसिडेंट, स्पेसिफाइड प्रोफेशन अप टू 50 लाख, 3 कंडीशन है, एनी रेसिडेंट, स्पेसिफाइड प्रोफेशन अप टू 50 लाख, देन 50% ऑफ योर टर्नओवर विल बिकम योर पी। 50% टैक्स थोड़ी बनेगा, 50% विल बी योर पीजीबीपी, 50% पीजीबीपी। ऑल अदर कंडीशंस जैसे ये ऑप्शनल है, ऑप्ट किया तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट, ज्यादा दिखा सकता है, कम दिखाएगा तो बुक्स रखना पड़ेगा, ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा लेकिन यूएडी नहीं होगा। एडवांस टैक्स इनको भी खाली लास्ट इंस्टॉलमेंट लगती है, दिस वाज सेम आज के रिवीजन लेक्चर के अंदर किया, एंड खाली वो 5 साल का कंपलसरी फॉलो करने का रूल यहां पे अप्लाई नहीं करता है। देन इन 44 AE वी हैव ट्रांसपोर्टर्स, लाइट ट्रक 7500 पर मंथ और पार्ट फॉर एवरी ट्रक, हैवी ट्रक जो भी उसका टन से इंटू 1000, जैसे 18 टन है तो 18,000 पर टन, 1000 पर मंथ और पार्ट पर ट्रक। लाइट ट्रक्स का 7500 फ्लैट, हैवी ट्रक का 1000 इंटू टन फ्लैट, बट दैट इज पर मंथ और पार्ट per truck on the basis of ownership, provided you have not more than 10 trucks throughout the year, then the transporter will be eligible. Again all other conditions are going to be same, मतलब कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ऑप्ट किया तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट, ज्यादा दिखा सकता है, कम दिखाना होगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, हर एक ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बस यहाँ पे एक तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला एडवांस टैक्स नहीं, सब लगेगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स इज ओनली फॉर 44 AD एंड ADA, मतलब इनको सारा इंस्टॉलमेंट भरना है, और इनको भी 5 साल का लॉक इन नहीं है, इनको भी वो लॉक इन नहीं है। लॉक इन वाज नॉट देयर इन 44 ADA आल्सो, इट वाज देयर ओनली इन AD, एंड ओनली लास्ट इंस्टॉलमेंट वाज देयर इन AD एंड ADA, वो यहां पे नहीं है। बट एक बहुत जरूरी डिफरेंस, यहां पे जो भी आप इनकम कैलकुलेट करते हो इसमें आपको 40B का डिडक्शन मिलेगा। 40B डिडक्शन माइनस करके यू गेट योर पीजीबीपी। नॉर्मली वी डोंट एडजस्ट एनीथिंग, वहां पे जैसे पहले वाले में भी फॉर्म अलाउड था, दूसरे वाले में फॉर्म अलाउड है, यहां पे अगर फॉर्म है तो इस कैलकुलेशन से जो भी तुम्हारी इनकम आ रही है, या तो 7500 या 1000 पर टन, वॉट एवर इनकम यू आर गेटिंग विद दिस कैलकुलेशन, उसमें 40B का डिडक्शन माइनस होगा अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो। एडजस्ट दैट 40B डिडक्शन एंड देन यू विल गेट योर पीजीबीपी। बाकी दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, यहां पे आपका एडजस्टमेंट होगा। देन वी हैव सम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर नॉन रेसिडेंट। पहले 44B एंड BBA की बात करते हैं। B इज फॉर शिपिंग कंपनी एंड BBA इज फॉर एयरक्राफ्ट कंपनी। शिपिंग कंपनी का 7.5% एंड एयरक्राफ्ट वाले का 5%। शिपिंग वाले का 7.5%, एयरक्राफ्ट वाले का 5%। 7.5% ऑफ टर्नओवर या 5% ऑफ टर्नओवर विल बी योर टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम। नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी टर्नओवर इनटू 7.5%, नॉन रेसिडेंट एयरलाइन कंपनी टर्नओवर इनटू 5%, वो आपका पीजीबीपी। एक दो एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा है, उसमें टैक्स कैलकुलेशन बोला था, तो गधे की तरह वो 7.5 या 5 करके आंसर मत ढूंढना। वो फॉरेन कंपनी है, उस पर 40% टैक्स, फिर एप्लीकेबल सरचार्ज देखना, 1 करोड़ के बाद 2%, 10 के बाद 5% आता है, फिर HEC, फिर आपका टैक्स आपको मिलेगा। बी वेरी केयरफुल एमसीक्यू में। शिपिंग का 7.5, एयरलाइन का 5% इस पीजीबीपी। और इस टर्नओवर में क्या क्या आएगा? 2 है। इंडिया में अगर आपको पैसा मिला है, भले जर्नी किधर से भी किधर हो, दुबई से लगाकर अमेरिका की जर्नी, अगर आपने एमिरेट्स की इंडिया के ऑफिस में पैसा दिया, वो टर्नओवर में काउंट होगा। और अगर जर्नी इंडिया से चालू किया, मुंबई से दुबई, भले आपने बुकिंग अमेरिका में जाके किया, ऑनलाइन किया, बाढ़ में गया, इफ द पेमेंट इज इन इंडिया और कमेंसमेंट ऑफ जर्नी इज इन इंडिया, तो वो टर्नओवर में काउंट होगा। मतलब डेस्टिनेशन इज इररिलेवेंट, खाली 2 चीज, कमेंसमेंट ऑफ जर्नी इन इंडिया या पेमेंट इन इंडिया। अगर ये 2 में से कुछ एक भी हुआ इंडिया में, दोनों में से एक भी हुआ, दोनों जरूरी नहीं है, जर्नी कमेंसमेंट इन इंडिया हुआ है तो वो टर्नओवर में काउंट होगा, एंड पेमेंट इंडिया में हुआ है तो वो टर्नओवर में काउंट होगा। उस टर्नओवर का 7.5 या 5%, and this will include this ancillary charges like demurrage and handling and all those charges, जो detention charges होता है, वो सब भी आपका इंक्लूड होगा। दैट सो जर्नी इन इंडिया या पेमेंट इन इंडिया, कमेंसमेंट, हाँ, डेस्टिनेशन इज इररिलेवेंट, कमेंसमेंट इन इंडिया या पेमेंट इन इंडिया इंटू 7.5 और इंटू 5%। और एज फार एज BB, डबल बी एंड ट्रिपल बी आर कंसर्न, डबल बी इज फॉर अगर कोई एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड ट्रिपल बी इज टर्न की इन सिविल कंस्ट्रक्शन। इन दोनों में जो भी हमने उस नॉन रेसिडेंट को दिया है उसका 10% उसका पीजीबीपी, इन दोनों में रेट 10 है। सो शिपिंग में 7.5, एयरक्राफ्ट में 5,
एंड एक्सट्रैक्शन सर्विसेज एंड टर्न की प्रोजेक्ट में दोनों में 10 है. दीज आर योर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का प्रोविजंस and that's your revision of chapter profits and gains of business or profession, a very important chapter. I am sure that you will with दो fix section है. 32 is fix depreciation का, scientific research का fix हमेशा adjustment आता है, political party वाला आता है, 40 small a में एक वो direct tax वाला और एक वो TDS वाला, ये दोनों हमेशा आपका पक्का आता है. आपका जो कैश पेमेंट 40A3 वो हमेशा आता है. 43B अप टू 10 मार्क्स का पेपर इज वेरी प्रेडिक्टेबल. आपका अगर कितना भी डिफिकल्ट कुछ भी पेपर आया ना 10 मार्क का फिर भी, मतलब अगर मिनिमम मैक्सिमम की रेंज करेंगे तो एमसीक्यू में मिनिमम 25 मैक्सिमम 30, यहां पे भी मिनिमम 10 मैक्सिमम 14, अकॉर्डिंगली मिनिमम 35 एंड मैक्सिमम 44. तो ये पीजीबीपी का तो रिवीजन करके हम लोग वो एडलेस नो इफेक्ट अगर परफेक्टली किया तो वो होगा. एंड एमसीक्यू के लेक्चर्स जैसे कि मैंने रिवीजन लेक्चर नंबर 3 में मेरे साथ में जो हुआ वो मैंने ऑब्जर्व किया, 4 में मैंने आपको वो बताया, तो 5th में मैंने नोट किया क्योंकि प्रीमियर बनाया था तो बहुत सारे लोग लाइव देख रहे थे, बट अभी भी रिस्पांस वैसा नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. मतलब आप अपने लेजीनेस की वजह से मुझे मतलब ये प्रॉब्लम हुई. अब कल मैंने एक धमाका किया, एवरीबॉडी सॉ दैट धमाका किया, वैसे ही एक दिन के अंदर 2000 लोगों ने वो वीडियो देख लिया. तो फिर रिवीजन तो आपके ज्यादा काम की चीज है, तो वो आप क्यों नहीं देख रहे हो? एंड इफ यू आर डूइंग दैट देन इट इज कॉजिंग ट्रबल टू मी एंड देन अकॉर्डिंगली अभी सी पहले एक बार रिवीजन का अमेंडमेंट खत्म होता है क्योंकि पीजीबीपी खत्म हो गया, तो अगले लेक्चर में मैं तो मुझे लग रहा है कैपिटल गेन अदर सोर्सेस क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन एंड तीन वो हो जाएगा. आई थिंक अगर एक घंटे से थोड़ा ज्यादा, सवा घंटा 1.5 घंटा लेगा तो हो जाएगा. 7 एपिसोड में रिवीजन कम अमेंडमेंट्स हम लोगों ने खत्म किया. नेक्स्ट टारगेट वैसे भी एमसीक्यू ही है, बट अभी मेरे माइंड में बहुत बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं क्योंकि अभी स्टूडेंट्स देखेंगे तो करके फायदा है, नहीं देखोगे तो फिर मेरा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है. लेट्स सी. फिलहाल के लिए एज अ प्रीमियर दिस लेक्चर विल आल्सो बी अपलोडेड, और एटलीस्ट इस काम को हाथ में लिया तो इसको तो हम लोग खत्म करने ही वाले हैं. तो ये आपका पीजीबीपी था. मिनिमम और मैक्सिमम के टारगेट हमने सेट किए एंड डायरेक्ट टैक्स शुड बी योर वे ऑफ गेटिंग एग्जेम्पशन. इनफैक्ट योर एग्रीगेट एंड योर इंटर ग्रुप अगर एडजस्टमेंट भी आपको चाहिए तो मेरे साथ बोलना, हमको सबको एग्जेम्पशन चाहिए. वी ऑल वांट व्हाट? एग्जेम्पशन. हमको सबको चाहिए एग्जेम्पशन. हमें चाहिए आजादी, जो बोलते हैं हमें चाहिए एग्जेम्पशन. ये एग्जेम्पशन एग्जैक्टली क्या है थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा. फॉर नाउ आई विल कॉल दिस एंड ऑफ एपिसोड नंबर 6 रिविजन कम अमेंडमेंट हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन. थैंक यू वेरी मच. प्लीज, थैंक यू वेरी मच.